आप किसी भी शॉप में जाइए और उसका सबसे पहले मॉर्निंग कस्टमर बन के जाइए, पहला कस्टमर, उसका पहला बिल नंबर आप ले लीजिए, डे एंड में जाइए सबसे एंड में और एक बिल ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में उसने कितने बिल काटे हैं। तो अगर मान लो उसने 100 बिल काटे और 1000 की उसकी एवरेज प्राइसिंग है, बिलिंग है, तो 1 लाख रुपए का सेल हो गया। आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वन ऑफ दोज फ्यू गाइज इन इंडिया जिसके पास 18-19 साल का एक्सपीरियंस है थ्रू आउट कॉफी इंडस्ट्री। अगर क्वालिटी पे आपने कंसिस्टेंट रखा हुआ है, हाँ, आप ना खराब ही बनाओ, बट आप कंसिस्टेंटली खराब बनाओ। अच्छा। ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है कि आज आपने खराब बना दिया, कल बहुत अच्छा बना दिया, फिर परसों खराब बना दिया। सरस्वती का वास कर लो अपने पास। हाँ। अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी कहीं नहीं है। 5-6 साल पहले तक इंडिया में लोग जो चॉकलेट खाते थे वो रियल चॉकलेट नहीं था। आप डेयरी मिल्क या कोई भी कमर्शियल ग्रेड चॉकलेट आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम 8 से 10% ही उसमें कोको दिखेगा आपको, बाकी आपको पूरा शुगर दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निशांत सिन्हा से, जिनकी पहली नौकरी 6000 रुपए की थी एज अ बरिस्टा। अभी वो 4 ब्रांड चलाते हैं जिनके अंडर 10 कैफेज आते हैं और साल का 60 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार अगर आपको अपना कैफे खोलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां करते हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे आप स्केल अप कर सकते हो, किन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिट आता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। प्लस निशांत की इंस्पिरेशनल स्टोरी भी जानेंगे। तो भैया जल्दी से इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। वेलकम निशांत टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि यार इंडिया में काफ़ी सारे बाहर के भी कॉफ़ी कंपनीज आ गए। आपका बरिस्टा हो गया, लवाजा हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया, स्टारबक्स भी आई थिंक फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, सीसीडी एक टाइम में बहुत चला, अगेन फिर उसका भी डाउनफॉल हुआ। तो कंसिस्टेंटली बहुत सारी कॉफ़ी कंपनीज आने की कोशिश करी थी एंड कंटिन्यूसली फेल हो रही थी, जबकि ये सारे कंपनीज बाहर बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं। तो तब आपको ऐसा डर नहीं लगा, दिक्कत नहीं हुई, आपने ऐसा कुछ इनसाइट या गैप ढूंढ लिया था कि यार ये चीज़ अगर मैं पकड़ूंगा हो जाएगा? क्योंकि और सब तो फेल ही हो रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि वो स्टारबक्स ही इंडिया में जाके सेकंड टाइम टाटा के साथ वो सक्सेसफुल हुआ है और सब अभी टिम हॉर्टन्स ये सब आए हैं, बट सक्सेसफुल वैसे कोई उतना ज़्यादा हो नहीं पाया है। जी बिल्कुल, मतलब ये जो आपने सवाल पूछा बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है। और मैं भी जब भी हम कॉफ़ी फैटर्निटी वाले लोग बैठते हैं या फिर हम दो यार दोस्त जब मिल के बातें करते हैं तो हम लोग यही बातें करते हैं। मतलब कई बार मैं लोगों को नज़रों में ये पॉइंट उठाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पिछले 20-25 साल का इतिहास अगर आप देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कॉफ़ी एज अ कमोडिटी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी एज अ ड्रिंक, एज अ बेवरेज, एज अ लाइफस्टाइल। हम कैफेज के अंदर जो सर्व करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि पिछले 20 सालों में जो भी इंटरनेशनल या नेशनल चेन भी इंडिया में जो बनी है या आई हैं, ये आती तो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाइब उसके बज़ के साथ और काफ़ी अच्छा ये लोग करते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता हूँ कि इनका चार्म फेड हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एवरीबडी आइदर ट्राइंग टू बी इनटू द फुटप्रिंट ऑफ समबडी एल्स, ठीक है, रेप्लिकेट करते हैं, क्रिएटिविटी कुछ नहीं रहती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सीसीडी और बरिस्ता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बरिस्ता थोड़ा प्रीमियम होता है था और सीसीडी थोड़ा सा उससे कम प्रीमियम था, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कोस्टा, सीबीसीटीसीएल या फिर बाकी जो ब्रांड्स हैं मतलब नो ऑफेंस, ग्लोबली ये लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंडस्ट्री को काफ़ी आगे बढ़ाया है और जब तक इन्होंने मार्केट में काम किया है बहुत ही कंट्रीब्यूट किया मार्केट के लिए, अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही दिया, बिल्कुल किया है। बट जो मुझे लगता है कि जो गैप था इन सब के अंदर, मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स दिखी जो मतलब मैंने जो काम किया और जहाँ से मुझे लर्निंग आई। एक तो ये जितने कैफेज जो ब्रांड है, कॉफी शॉप वाले ब्रांड है, ये सारे के सारे एक सर्टेन काइंड ऑफ सेगमेंट को टारगेट करते थे, यूथ। फैंटास्टिक, दैट्स वंडरफुल, करना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और इंडिया में ना इमोशंस बहुत दिखता है। इंडिया में फैमिलीज बहुत दिखती हैं। आप इंडिया का कोई भी ब्रांड उठा के देख लीजिए, जो चाहे ग्लोबल ब्रांड हो, चाहे लोकल ब्रांड हो, चाहे नेशनल ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, उन्होंने फैमिलीज को टारगेट किया। जो फैमिलीज को टारगेट करते हैं वही इंडिया में ब्रांड बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप नेस्कैफे की भी बात करें तो नेस्कैफे ने फैमिलीज को भी टारगेट किया है, ठीक है। उनकी जो फेंटने वाली कॉफ़ी है हमारी मदर भी बना लेती है, ठीक है, हमारी मेड भी बना लेती है, ठीक है, हमारे फादर भी बना लेते हैं, हमारी सिस्टर्स भी बना लेती है और हम भी बना लेते हैं। तो घर के अंदर है, ठीक है। तो आपको फैमिलीज को टारगेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या था, कैफेज के साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि कैफेज में आप जब जाते हो तो कैफेज का मतलब होता है कि आप कॉफ़ी पियो, थोड़े से बेवरेजेस पियो और साथ में थोड़ा सा डेजर्ट और स्मॉल टिडबिट्स, पफ्स एंड क्रॉसॉन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एक इंडिया में फूड बहुत दिखता है। जैसे हमारी आदत है कि हम चाय की दुकान पे भी जाएंगे ना तो हमको पता है यार उसके पास बिस्किट तो जरूर होगी,
ठीक है, अरे भैया चलो बिस्कुट दे दो, हाँ। नमकीन तो दे दो, कुछ तो दे दो। हाँ। तो हमको खाने का बहुत शौक है, हमारे तो फेस्टिवल्स भी खाने को लेके होते हैं, हर चीज हमारे लिए खाने के लेके। एंड आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार अगर हम कुछ ड्रिंक करने जा रहे हैं तो उससे तो सिर्फ पूरा पेट भरेगा नहीं, तो पेट भर के आके पूरा वो मील ही हो गया उसका, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पीने गए फिर 1 घंटे बाद याद आ रहा है अब तो भूख लग रही है, वो पूरा एक काम एक ही बार में हो गया। हमको खाने में मजा आता है हाँ। और हमारा पैलेट भी बहुत अच्छा है, मतलब आई तो से इंडियंस हैज द फाइनेस्ट पैलेट ऑन द। एंड हर चीज के लिए अलग अलग चीज, जैसे चाय के साथ कुछ अलग करते, कॉफी के साथ अलग। हमारा तो वो जो उसको अगर फैंसी वर्ड्स में कहे फूड पेयरिंग, हाँ। ठीक है, तो हमारा तो फूड पेयरिंग गजब का है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। Correct. तो मैंने जब अपना पहले कैफे स्टार्ट किया हैदराबाद में 2017 में, तो मैंने कहा यार मैं स्पेशलिटी कॉफी तो कर रहा हूँ बट मुझे खाना भी करना है, बिकॉज मुझे ये पता है कि लोग खाने के लिए जरूर आते हैं और अगर हम खाना नहीं करेंगे तो हो सकता है हम इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, फिर लोग हमसे बोर हो जाएंगे कि चलो ठीक है कॉफी फैंसी चीज है, नई चीज है, लोग आ तो जाएंगे 1-1.5 साल 2 साल के लिए, पर उसके बाद फिर अगर आपके पास खाना नहीं है जो जो इंडियंस को ज्यादा सेटिस्फाई करता है तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ये 2 गैप मैंने देखा, एक तो लोग फैमिली को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक मॉडल बनाया कि हम रोस्ट्री से और कोलोकल या पीएसचीज या थीका जो हमारे चारों ब्रांड है, इनके थ्रू हम फैमिलीज को टारगेट करेंगे, फैमिली कस्टमर्स जो है, ठीक है, हम इनको पकड़ेंगे। दूसरा हम खाना डालेंगे, ठीक, हम खाना डालेंगे तो फैमिली कस्टमर्स अपने आप आएंगे। सो आई थिंक ये 2 गैप था जिसने पिछले 6 साल में हमको बहुत थ्राइव कराया है, हमको बहुत आगे बढ़ाया है और जिसकी वजह से हम ठीक ठाक अच्छा कर पा रहे हैं। तो आपने वही जैसे बोला कि अगर आप सिर्फ ड्रिंक या मतलब कॉफी ड्रिंक पे फोकस करते हैं, या तो बिल्कुल यूथ वाली जो कॉलेज के बाद आके थोड़ा पी लिया, या फिर बिल्कुल प्रीमियम वाली ऑडियंस अगर आपकी महंगी कॉफी होती जो कि सिर्फ कॉफी एक्सपीरियंस के लिए आती, बट क्योंकि आपने खाने पे इतना ज़्यादा फोकस किया, जो फैमिली है मे बी जो बच्चा मे बी कॉफ़ी ना पिए बट खाना उसको काफ़ी पसंद हो, तो पूरी फैमिली में से कोई भी एक जन बोल दे वो पूरी आ जाएगी फैमिली कि ऐसे क्योंकि कॉफ़ी में सारे मे बी नॉट कॉफ़ी कॉन्सर्स ना हो, बट खाने में तो हर कोई है तो वो तो आ ही जाएंगे। तो निशांत, एक मान लो कि यार मुझे कैफ़े खोलना है, अब मुझे इसके इकोनॉमिक्स तो समझने पड़ेंगे। तो यूजुअल अगर मान लो कि मैं 100 रुपये का रेवेन्यू करता हूँ, तो आइडियली जो मेरे खर्चे हैं उसमें रेंट कितना % होता है, लेबर कितना % होता है, ये इक्विपमेंट्स कितना होता है, फूड का कितना होता है, आइडियल प्रॉफिट कितना बचता है और कितनी ऑक्यूपेंसीज में काम करते हैं, फिर आप इसमें क्या चेंजेस लेके आए जिससे कि आप इतने बढ़िया बूटस्ट्रैप में भी प्रॉफिटेबल कर पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मुझे ना इसका जवाब देने में बड़ा मजा आता है बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि सब लोग कहते हैं यार फूड बिजनेस है ना, अच्छा मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन तो 60% होता है, ठीक है, और नेट मार्जिन 30% तो होता ही होता है, ठीक है, और लोग करते भी हैं और आप बनाते भी हैं। इनिशियली आप बनाते हो 1-2 साल 3 साल, फिर ठप हो जाते हो, ठीक है। मैंने ये गैप देखा था और मुझे समझ में आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हो सकता है 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले किसी ने एक रूल बना दिया कि आपको इतना मार्जिन पे ये धंधे में काम करना है, मैं क्यों सुनूं उसकी, मुझे नहीं फॉलो करना है वो। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे है, जैसे 15 से 20% रेंट दे दो, 10-15% की सैलरी दे दो, 30% यहाँ चला गया आपका, 30 से 35% फूड कॉस्ट हो गया, 60-65% यहाँ चला गया, 10% आप 5-10% आप ऊपर से और मिसलेनियस खर्चा मान लो, तो 25-30% का मार्जिन आप घर लेके जाते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना आई थिंक इसको ट्विस्ट करना है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बिकॉज एक तो ना कि इंडिया जो है ना, इंडिया हम प्रोड्यूसर कंट्री है, हर चीज़ हम उगाते हैं, ठीक है, चावल से लेके दाल से लेके कॉफ़ी से लेके चाय से लेके सब कुछ हम उगाते हैं। अगर आप इंडियंस को, जैसे हमको ना बचपन से ही आटे दाल भाव का रेट पता है, हर बच्चा यहाँ पे जाता है बचपन में सब्जी मंडी सब्जी खरीदने, हमको पता है टमाटर कितने का है, चावल कितने का है, आलू कितने का है। अगर आप उसको अगर अननेसेसरी प्राइस पे बेचोगे ना तो लोगों को खटकेगा। एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो लोग आपके पास आएंगे, बट आपको उसकी कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल। और वैल्यू फॉर मनी खाली हमारे बिजनेस में नहीं है, लग्जरी बिजनेस में भी होता है। अगर आप गुची का बैग या प्राडा का बैग या आप लैम्बोर्गिनी या फेरारी खरीद रहे हो और आप उतना पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी वैल्यू दिख रही है तभी आप दे रहे हो। आप मारुति 800 को फेरारी के प्राइस में नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। उसी तरह अगर आपको इंडिया में प्रोडक्ट बनाना है और इंडिया में बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपको उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि नहीं, मैं 25-30% मार्जिन पे काम नहीं करूंगा, मैं 15% पे करूंगा, बट मैं वॉल्यूम पे खेलूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रेंटल जो है 5% पे लेके आया। मैंने कहा कि यार मुझे फैंसी स्ट्रीट पे होने की जरूरत नहीं है, मुझे विजिबिलिटी का टेंशन नहीं है, मैं मार्केटिंग करके लगा लूंगा, बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5% रेंट दूंगा, मैं 10% सैलरी की जगह 15% सैलरी दूंगा, बिकॉज हमारे बिजनेस में ना टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा खेल टीम का है, क्योंकि एक्सपीरियंस पूरा टीम ही मैनेज, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस टीम का है। जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल रहा है वो टीम की वजह से मिल रहा है। तो मैं क्या, मैं 15% जो है
सैलरी दूंगा, 15-20% भी मैं सैलरी दूंगा, 5% मैं रेंट दूंगा, और मैं अपना फूड कॉस्ट जो है इंस्टेड ऑफ 30% मैं 40% लेके जाऊंगा, थोड़ा इकोनॉमिकल में बेचूंगा। 30% 40% ये नहीं जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फूड कॉस्ट की 30% होती है, ओके ठीक है, मैंने कहा कि मैं 30% स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं अपना फूड कॉस्ट जो है 40% लेके जाऊंगा, मैं 10% ज्यादा फूड कॉस्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल बेचना था, मुझे सस्ता बेचना था। अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा सस्ता बेचना था। तो जैसे अगर हमारा जो बिजनेस होता है उसमें अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग 30 रुपए होती है। मैंने कहा अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मैं 40 रुपए वाली कॉस्टिंग करूंगा। मैं उससे क्या होगा, मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करूंगा, या तो अगर मेरी 30 रुपए कॉस्टिंग है तो मैं उसको 50 रुपए में बेचूंगा, मैं 100 रुपए में नहीं बेचूंगा। मुझे 40% फूड कॉस्ट रखना था, तो 20% मान लो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ जो मेरा मेन कोर है हॉस्पिटैलिटी का, वो हो गया, 5% रेंट हो गया, 25%, 40% जो है मेरा फूड कॉस्ट हो गया, तो 40 20 60 60 प्लस 5 65, 15% मैं और मिसलेनियस खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी जो आ जाता हूँ 15 से 20% प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। फिर मैं 5% जो है मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट पे खर्च करूँ, मैं इसको जो है प्रोडक्ट टेस्टिंग पे खर्च करूँ, मैं इसको जो है बाकी सारी चीजों पे खर्च करूं। मेरा जो मानना है कि मैं 15% से ज्यादा मार्जिन नहीं कमाऊंगा। बट इसमें तो आपने वो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का कॉस्ट रखा ही नहीं, तो ओके ओके हाँ। तो मैंने ये कहा कि मैं 15% मार्जिन नहीं कमाऊंगा, ठीक है, बट मैं वॉल्यूम में खेलूंगा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने मतलब एक एवरेज कॉफी शॉप का जो बिजनेस होता है इंडिया में वो होता है 25 से 40 लाख के बीच में। हमारा जो एवरेज बिजनेस है रेस्टोरेंट का, जो हमारे कैफेज हैं, ठीक है, हर कैफे का हमारा एवरेज बिजनेस जो है वो 55 से 75 लाख के बीच का है, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आई एम अज्यूमिंग आप ऑक्यूपेंसी ज्यादा इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी प्राइसिंग इकोनॉमिकल है, ठीक है, हमने फैमिलीज को टारगेट किया तो हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए, हमने फूड भी टारगेट किया तो हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए, हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए। और हमारी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे आसपास में अगर कोई कैफे है और अगर वो जो है जैसे आप उसके पास एक बार जाते हो, उसने आपसे एक बार में ही 2000 रुपए ले लिए खाने के या कॉफी के या सारी चीजों के, और आप हमारे पास आओगे तो आपका वही काम 1200-1300 रुपए में हो जाएगा। तो आप आओगे, आपको ऑम्बियंस सेम मिल रहा है, उतना ही नाइस एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, सिमिलर एक्सपीरियंस है, बट आप कह रहे हो ये तो इकोनॉमिकल है, तो इस चक्कर में आप क्या होता है कि आप 2-3 बार चले जाते हो वहाँ तो पे। ये आपका ऑक्यूपेंसी फिर जो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होगा, ज्यादा है। तो कितना फर्क आता होगा ऑक्यूपेंसी में एवरेज में? सी हम लोग हमेशा वीकडे पे मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा 70-80% ऑक्यूपेंसी पे हम काम करते हैं, सैटरडे संडे वी वर्क ऑन 120-130% ऑक्यूपेंसी। ओके, तो आपको मना करना पड़ता है कुछ लोगों को? हाँ, मतलब ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो एंड इंटरेस्टिंग चीज आपने वही बोला कि इंडियंस प्राइस कॉन्शियस से ज़्यादा वैल्यू कॉन्शियस है, तो अगर उनको समझ आ गया कि इसमें वैल्यू मिल रही है या वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, दे आर विलिंग टू स्पेंड। ऐसा नहीं है कि यार हर चीज़ में वो प्राइस देख रहा है, अगर यहाँ पर लिखा गया एक डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस है एंड वैल्यू फॉर वो मनी है, देन दे आर विलिंग टू स्पेंड। एंड वहाँ पे अगर लॉयल्टी आपने बिल्ड कर दी तो देन दे आर विलिंग टू, जैसे होता है कि उसने अपने फ्रेंड को लेके आया, फैमिली को लेके आया, 4 जन और को बोला, फिर उसने और 4 जन को बोला, तो वहाँ से आई थिंक एक थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ वाला प्ले भी बढ़ता है। ये जो मतलब बहुत लोगों का कहना है यार हम ना इंडियंस खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, हम पैसा नहीं वो देखते हैं ऑल। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम खर्च करते हैं। सी इंसानों का जो एक कोर नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है हर जगह, और हम जरूर खर्च करते हैं अगर हमको उसमें वैल्यू दिख जाए तो, ठीक है। अगर हमको वैल्यू दिखेगी हम 1 रुपए नहीं, हम उस पर 10 रुपए खर्च करेंगे। बट आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग और अपने बिजनेस को आप इनिशियली बहुत आगे नहीं रख सकते हो प्राइसिंग वाइज। आपको प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक आप उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप वो प्रोडक्ट वो प्राइसिंग नहीं चार्ज करोगे। जस्ट बिकॉज लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अरे मैकडी आज चाहे तो उसका जो 30 रुपए का बर्गर है वो 100 रुपए में बेच सकता है और लोग खाएंगे, बट कितने दिन खाएंगे वो एक सवाल है। उसको पता है कि उसकी जो वैल्यू वो 30 रुपए की है, उसका जो बिजनेस गेम है वो वहीं पे है, इसलिए वो बेच पाता है। एंड वही अगेन उस 30 रुपए के बर्गर के चक्कर में सब काफी यंग एज में मैकडी को ट्राई कर सकते हैं, इंस्टेड की अगर 100 रुपए में होता तो फिर। और आप देखो ना, आपने अपना ऑडियंस रेंज कितना बड़ा कर दिया है। अगर आप 100 रुपए का बर्गर बेचते तो आपका ऑडियंस लिमिटेड हो जाता है, आपने उसको कम कर दिया है, ठीक है, और प्रॉफिट तो बना ही रहे हो उसमें, क्योंकि आपको पता है कि एंड प्लस 30 रुपए का बर्गर है, बट आके तो लोग पेप्सी और फ्राइज ले लिया, वो 100 रुपए का हो ही गया। मैकडी की एवरेज बिलिंग जो है 30 रुपए नहीं है, उसकी एवरेज बिलिंग आराम से 150-200 रुपए होगी। लोग फ्रेंच फ्राई भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो गेम तो बड़ा हो ही जाता है आपका। कहने का मतलब ये कि आप 30 का बेचो या 300 का बेचो या 3 लाख का बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपने उसकी सही वैल्यू क्रिएट की है। अगर आपने उसकी सही वैल्यू क्रिएट की है, आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। निशांत, अब जैसे कि आपने कैफे कॉफी डे में काम किया, फार्म से लेके एंड टू एंड वो ओन करते थे,
तो फिर आपको क्यों लगता है कि यार कैफे कॉफी डे जितनी लेवल की भी कंपनी को डाउनफॉल देखना पड़ा, क्योंकि सब कुछ तो उनके पास कंट्रोल में था एंड उन्होंने इतने टाइम तक तो अच्छा बिजनेस बना ही दिया था, तो फिर वहाँ पे कहाँ दिक्कत हो जाती है? या मतलब नो डाउट लाइक कैफे कॉफी डे ने हम लोग को जीवन दान दिया है, जो कहते हैं ना कि पूरा कैफे मार्केट बनाया, पूरा मार्केट बनाया है। हाँ, अगर हम हैं तो उनकी हाँ, वजह से हैं। correct, उन्होंने हमको मतलब वो दिखाया कि आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, मतलब इंडिया में इतनी कॉफी मशीन्स थी नहीं, Correct. ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो सब कुछ लेके आया उन्होंने, हाँ। पूरा मार्केट बनाया, सब कुछ किया, हम्म, बहुत अच्छा काम किया। और उनका तो मतलब बिकॉज वो तो कॉफी फार्म्स मतलब कॉफी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कॉफी पैदा भी करते हैं, उगाते हाँ, भी हैं, सब कुछ बिल्कुल। था उनके पास। हाँ, बट मुझे लगता है 2-3 चीजें उनके साथ गलत हुई, जो भी मार्केट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, डार्क थ्योरीज हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आपने बट तो जो काम मैं किया, आपको हाँ आइडिया हाँ बट जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा बोलता है, 2-3 चीजें। एक तो मार्केट में अननेसेसरी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, जैसे मतलब बहुत ज्यादा स्केल कर दिया। एक एक जैसे एक छोटा सा मार्केट है, मान लीजिए अगर जीके एम ब्लॉक मार्केट है, एम ब्लॉक के अंदर 3 सीसीडी खोल ली एक छोटे से मार्केट में, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक मार्केट के सेंटर में। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही हाइपर ग्रोथ हो गई। हाइपर ग्रोथ हो गई, ये बहुत बहुत बड़ा एक इशू था। इस चक्कर में कॉस्टिंग बढ़ गई, एंड कॉस्टिंग बढ़ गई प्लस बिकॉज दे वर नॉट रेडी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए चीजों को, एंड आई थिंक फिर कैश फ्लो वो साइकिल में भी दिक्कत हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है। हाँ, दूसरा जो उनका सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगता है, जिसमें मैंने बहुत काम किया और बहुत आज भी मैं मेहनत करता हूँ, वो है वैल्यू फॉर मनी। ओके, जब सीसीडी आई मार्केट में, एकदम नया कॉन्सेप्ट था, जबरदस्त था, लोगों को बहुत मजा आया, वाओ दिस इज अमेजिंग, यू नो दिस इज द स्टारबक्स ऑफ इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड बहुत ही बढ़िया उन्होंने किया, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, जैसे उनकी जो जब वो मार्केट में आए थे, 35 रुपए की कैपुचिनो, 40 रुपए की कैपुचिनो बेचते थे, लोगों को लगा कि वाओ दिस इज वर्थ, हम खर्च करेंगे, और लोगों ने किया भी। बट मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ाते गए, ओके, बट क्वालिटी नहीं बढ़ाते गए, क्वालिटी उतना अप नहीं कर पाए। ऑप नहीं कर पाए। और क्वालिटी मेरे हिसाब से जो उनकी पहली क्वालिटी थी, जो बाकी क्वालिटी आई, क्वालिटी उनकी डिग्रेड हुई और प्राइसिंग बढ़ती गई, वो आई थिंक इसलिए भी होगा क्योंकि स्केल इतना कर लिया, स्केल ज्यादा कंट्रोल कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वही जो मैं वैल्यू फॉर मनी वाली बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्राइस की वैल्यू तो बढ़ाई, मनी तो बढ़ाया, उसका रेट तो बढ़ाया, बट वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए, वो वैल्यू क्रिएट करना भूल गए। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं ग्रोथ के चक्कर में हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, ठीक है, बिकॉज मार्केट से बहुत सारा पैसा आया, ठीक है, तो उस चक्कर में आई थिंक वो फंस गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मैं तो हमेशा मानता हूँ एक चीज है कि फूड बिजनेस में अगर डिमांड 100 रुपए की है ना, तो 90 रुपए की सप्लाई रखो, 10 रुपए आप कम रखो। बट वो डिमांड अगेन आप प्रेडिक्ट कैसे करते हो, वही तो मेन गेम है ना। एक तो कुछ तो आप मार्केट सर्वे, जैसे मैंने बताया कि आप मार्केट सर्वे करते हो, वो करते हो। फिर आप जो काम करते हो तो आपको पता है कि आपके सैटरडे संडे कितने लोग आ रहे हैं। अगर आप सैटरडे संडे 120% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, ठीक है, तो आप चेयर जो है फिर मत बढ़ाओ, 120 रहने दो। बट देखो 150 की ऑक्यूपेंसी हो रही है, 50 लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर आपको 30 चेयर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बट अगर हाँ 30 चेयर आपको बस कैफे में जगह है, तो चेयर मत बढ़ा दो। पहले आप अपने इक्विपमेंट देखो, एम्प्लॉइज भी आप ट्रेन कर लोगे जल्दी से, बट आप इक्विपमेंट देखो कि इक्विपमेंट जो है वो उतना बड़ा कैटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। किचन देखो, किचन का साइज देखो, कर पाएगा, कॉफी मशीन का साइज देखो, पार्किंग का साइज देखो, ठीक है, ट्रैफिक का साइज देखो, सब कुछ देख के फिर आपको करना पड़ता है। आपके पास बस खाली जगह है और 50 चेयर आपने बढ़ा दिया, तो बिजनेस खराब कर रहे हो आप, अच्छा नहीं करो। इट्स लाइक आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास 24 घंटे हैं, बट आपके पास 9 घंटे की कैपेसिटी है काम करने की, अभी आप 6 घंटे काम कर रहे हो, चलो आप 9 घंटे कर लोगे, बट कहोगे नहीं नहीं हम तो 24 घंटे, हम 12 घंटे काम करेंगे, तो फिर प्रोडक्टिविटी तो डाउन होगी। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चक्कर है। तो आप जब भी प्राइस बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाना मत भूलो, वैल्यू बढ़ाओ फिर प्राइस बढ़ाओ। तो निशांत, एक बहुत बड़ा सवाल आता है और लोग बोलते भी है कि लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कैफे के सक्सेसफुल होने के लिए। एंड आपने भी जैसे एक इंटरेस्टिंग लोकेशन हैदराबाद चूज़ करी थी अपने फर्स्ट कैफे के लिए। यूजुअली लोग दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई चूज़ करते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था? एंड अगेन, अगर किसी को कैफे खोलना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है लोकेशन फाइनल करने से पहले? मेरा यहाँ जो थॉट प्रोसेस है, अगेन काफी डिफरेंट काम करता है कंपेयर टू द मार्केट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो जैसे जब मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया और मैंने देखा, तो सब लोग एक चीज़ के पीछे भागते थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है काम करने का, कि हाई स्ट्रीट में होना चाहिए, मोस्ट प्रीमियम लोकेशन आपका होना चाहिए, विजिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जिससे लोग वॉक इन कर सकें एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं ये सोचता था कि यार खाना और पीना एक मतलब जो कोर है हमारा, फूड इंडस्ट्री या फिर कॉफ़ी इंडस्ट्री, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि हमारे को लोकेशन से मैटर नहीं करता। अगर हमको ये पता है कि यहाँ का चीज़ अच्छी है, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो वी वोंट माइंड ट्रैवलिंग। तो मैंने जो भी प्रॉपर्टीज ढूंढी, मैंने कभी भी हाई विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं ली, मैंने हमेशा इंटीरियर्स में लिया है। अगर मैंने प्रीमियम, जैसे हैदराबाद में पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, तो बंजारा हिल्स में थी, प्रीमियम एरिया, बट मैंने उसके बाइलेंस में लिया। मतलब जहाँ पे लोग कभी सोच नहीं सकते कि यहाँ पे एक कैफे हो सकता है, मैंने वहाँ पे लिया।
और क्योंकि मुझे पता था कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे प्रोडक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ओवरऑल रेंटल कम हो गया। अब जब ओवरऑल रेंटल कम हुआ तो लोगों ने कहा आप मार्केट कैसे करोगे, क्योंकि विजिबिलिटी तो है नहीं, हाँ। मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से प्लान किया इकोनॉमिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। थैंक्स टू सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह आ चुका था और चीज़ें काफ़ी ईजी हो रखी थी, और तो मैंने उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना बहुत आसान था और बहुत सस्ता भी था, बहुत इकोनॉमिकल था। तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू गाइज जिसने इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से यूज किया ब्रांड बनाने के लिए और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ब्रांड तो खैर बहुत टाइम लगता है बनने में, बट विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे ये हुआ कि मुझे पहला 6 महीना पैसा खर्च करना पड़ा मार्केटिंग के ऊपर, एड्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, बट 6 महीने के बाद जब मेरी प्लेस चल गई, लोगों को मेरा लोकेशन पता चल गया, तो लोग आने लगे, तो मेरा एड स्पेंड थोड़ा कम हो गया। बट अगर आप देखेंगे, अगर आपने हाई विजिबिलिटी के चक्कर में बहुत एक्सपेंसिव रेंटल आपने ले लिया होता हाई स्ट्रीट पे या फिर कहीं और पे, तो रेंटल तो आपको हर साल बढ़ेगा, तो वो खर्चा करवाना, कंट्रोल करवाना मुश्किल होता है। और इसी चक्कर में लोग फंसते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, और फूड इंडस्ट्री के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज लोग आपके पास खाना खा रहे हैं, कल किसी और के पास खाना खाएंगे, और वो बहुत ही नेचुरल है, सबको चेंज चाहिए, क्योंकि आप दाल चावल तो बेच नहीं रहे हो घर वाला कि आप डेली खा सकते हो, आप कुछ अलग चीजें बेच रहे हो, तो लोगों को चेंज चाहिए होता है, लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं खाने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखें। अगर आपने एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल में ना रखें, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मार्केट का कि 15 से 20% का रेंटल होना चाहिए, ठीक है, यही लोग पे करते हैं और लोग ओके हैं पे करने के लिए। मैंने कहा मैं 5% से ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मेरा सेल 1 लाख रुपए है तो मैं 5,000 रुपए ही रेंट दूंगा। तो मैंने मार्केट की स्टडी की कि इस एरिया में हम कितना धंधा कर सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मुझे पता चला कि मैं इस एरिया में 20 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ, तो मेरा 5% रेंट जो 1 लाख रुपए है मैं वही दूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। बट आपने एक चीज बोली, आपने मार्केट स्टडी किया कि 20 लाख का धंधा मैं कर सकता हूँ, तो ये कैसे, कहाँ से, कैसे पता चलता है? मतलब आप आसपास दुकानें तो होती हैं 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे कॉफी शॉप का एक रेडियस होता है 5 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का, मतलब शहर टू शहर डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली में तो 2 किलोमीटर हो गया बिकॉज ट्रैफिक बहुत है, हैदराबाद में 3-4 किलोमीटर हो जाता है, नोएडा में 6-7 किलोमीटर का आ जाता है बिकॉज ट्रैफिक कम होता है। तो आप उस रेडियस के अंदर जो पुराने जो बिजनेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, जो सारी चीज़ें हैं, आप उनके पास जाइए और वहाँ से आपको सेल्स डेटा पता चल जाता है। जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ, आप किसी भी शॉप में जाइए, और ये बहुत ही यूजफुल टिप है, आप किसी भी शॉप में जाइए और उसका सबसे पहले मॉर्निंग कस्टमर बन के जाइए, पहला कस्टमर, उसका पहला बिल नंबर आप ले लीजिए, तो आपको पता चल जाए। और फिर डे एंड में जाइए, सबसे एंड में, और एक बिल ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में उसने कितने बिल काटे हैं, सुबह से रात तक आपने बिल कितने काटे हैं। और फिर उसका एवरेज प्राइसिंग आपको पता है, कैफे के अंदर 700-800 हज़ार रुपए की एवरेज प्राइसिंग होती है। तो अगर मान लो उसने 100 बिल काटे और 1000 की उसकी एवरेज प्राइसिंग है, बिलिंग है, तो 1 लाख रुपए का सेल हो गया। तो इससे मोटा मोटी समझ में आ जाता है कि आप तो पहले आप उनका प्रोडक्ट देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपके पास ये प्रोडक्ट है, तो आप इतना धंधा कर सकते हो। थोड़ा तो गट फील पे खेलना पड़ता है। आपका एक जो बहुत बड़ा यूएसपी है कि आप सही सिटी या सही लोकेशन ढूंढ पाते हो, तो उसके लिए आपको क्या चीजें फॉलो करते हो या क्या लोगों को फॉलो करना चाहिए कि सही रियल एस्टेट पकड़ पाए? क्योंकि ऑफकोर्स रेंट आपको बहुत जगह कम मिल जाएंगे, बट भाई वो अगले 2 साल में ग्रो भी तो होना चाहिए। अगर सिर्फ रेंट कम ही है, ग्रो ही नहीं कर पाया, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बिकॉज हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत प्रीमियम एरियाज में भी है, प्लस थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में, सबर्ब्स में, कॉर्नर्स में भी है। बट जो एक हमारा कैफे है वो है खान मार्केट में। एज वी ऑल नो, खान मार्केट इज वन ऑफ द इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल स्पेस इन इंडिया, एंड इट आल्सो फॉल्स अंडर द टॉप 20 रिटेल डेस्टिनेशन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव टॉप 20 रिटेल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में भी 20 जो टॉप की 20 जगह हैं जिनका रेंटल सबसे ज्यादा है, उसमें आता है। अब खान मार्केट में जब मैंने अपना सर्वे किया, जो मेरी नजर मैंने देखी, मोस्ट ऑफ द वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स या कैफेज हैं वो सारे 2 फ्लोर वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे उनका एक ही फ्लोर पैक होता है, एक फ्लोर ऑलमोस्ट खाली रहता है। सैटरडे संडे कुछ घंटों के लिए उनके दोनों फ्लोर पैक होते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब आपका महीने में जो 30 दिन है, 30 दिन में केवल 5 दिन आपके दोनों फ्लोर भर रहे हैं और 25 दिन आपका खाली है, ठीक है, तो आपको 2 फ्लोर खोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक प्रोपोजिशन बनाया और मैंने जो प्रॉपर्टी ढूंढी, मुझे सिंगल फ्लोर का चाहिए था और मैंने सिंगल फ्लोर में ही लिया। अभी अगर आप हमारा बिजनेस और बाकी जो 2 फ्लोर वाले वहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफेज है उनके बिजनेस में अगर आप देखोगे, तो खान मार्केट बिकॉज रेंटल इतना ज्यादा है कि प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ बना पाना बहुत मुश्किल है। और जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स और जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो वहाँ ऑपरेट करती हैं वो केवल ब्रांड बिल्डिंग के लिए करते हैं कि फैंसी जगह ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप करते हो। बट हमारे साथ तो ब्रांड अवेयरनेस भी है और हमारा पैसा भी बन रहा है, क्योंकि हमने सिंगल फ्लोर लिया, हमने रेंट ऑलमोस्ट हाफ कर दिया।
ओ, हाँ, और बिजनेस जो है हमारा केवल 10 या 15% ही कम है ओके, बाकी लोगों से। हाँ, ठीक है, बिकॉज हम केवल 5-6 दिन ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बाकी 25 दिन तो हमारा बिजनेस बराबर है, बिल्कुल, तो हमारा बिजनेस 10-15% कम है, बट रेंटल हमारा हाफ हो गया, ओके, तो हम उसमें पैसा बना पा रहे हैं, हाँ, तो हम प्रॉफिट भी बना रहे हैं। हाँ, और हम तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि आप उस जगह पे कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो और उस बिजनेस का कितना रेंट आप पे कर सकते हो। ओके, उसके हिसाब से अगर आप लोकेशन चेक करोगे ना, जो जैसे हम सबसे अमूमन सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं कि हम लोकेशन ढूंढ लेते हैं, लोकेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम उस पर देखते हैं अच्छा इस पे हम इतना बिजनेस करेंगे। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप बिजनेस कितना करोगे। ये जो महंगी जो चीज़ें हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही बिक सकती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन 3-4 सिटीज़ में ही आप ये महंगी चीज़ें बेच सकते हो, बट जैसे आपने लखनऊ या फिर कोलकाता में भी किया, क्या पॉसिबल है कि आप एक प्रीमियम ऑडियंस को वहाँ भी अट्रैक्ट कर पाओ? सी आपका शहर की इकोनॉमिक्स तो बहुत मैटर करती ही करती है। जैसे आप मतलब बहुत सारे डीप विलेजेस के अंदर जाके बहुत फैंसी चीजें नहीं खोल सकते ऑब्वियसली। सो उस शहर का जीडीपी है, उस शहर की जो जीडीपी पर कैपिटा है, उस शहर का जो मतलब लाइफस्टाइल है, वो बहुत सारी चीजें आपको मैटर करती हैं, ऑब्वियसली वो मैटर करता है। और आपको बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू मेट्रो सिटीज। इनफैक्ट आई वुड से कि इंडिया में मेट्रो सिटीज जो है, बड़े शहर है, वो बहुत सैचुरेट हो गए हैं, ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ये जो स्मॉलर सिटीज जो बन के अभी आ रही है, जैसे लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, हैदराबाद, कुछ समय पहले तक स्मॉलर सिटी में काउंट होता था, बट लास्ट 10 साल में काफी ग्रो किया, वो मेट्रोज में काउंट होता है। ये जो छोटे शहर हैं, इन शहरों में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा, दिल्ली एनसीआर का जो पार्ट है नोएडा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ होल दिल्ली एनसीआर। मतलब दिल्ली में बहुत सारे अमीर हैं, बहुत सारे गरीब भी हैं, बट नोएडा में अगर आप हाई पर कैपिटा इनकम देखोगे तो बहुत एवरेज है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे जॉब वाले तो बाय डिफॉल्ट ऊपर है। जो वहाँ की सिविक अथॉरिटी है, इट्स द रिचेस्ट सिविक अथॉरिटी इन होल ऑफ दिल्ली एनसीआर, प्रोबब्ली द पैन इंडिया टॉप 5 सिविक अथॉरिटी। तो पैसा नोएडा में बहुत है, बट नोएडा इज स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड, तो हमने नोएडा को एक्सप्लोर किया। लखनऊ जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, जो पुराने बिजनेसमैन भी तो हमारे बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारे जो शहर है, ये सारे शहर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और ऑब्वियसली मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल होकर बिजनेस करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि अगर आपने कोड क्रैक कर लिया तो काम आपका हो जाएगा। एंड जनरल अगर आपको कैफे में सेल्स बढ़ानी है या प्रॉफिट बढ़ाना है, तो और क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? अगर आपने बना लिया उसके बाद सेल्स या प्रॉफिट बढ़ाना है, वो कैसे कर सकते हैं हम? देखिए बहुत सारे ट्रिक्स तो हैं इसके, ठीक है, बट मैं बिल्कुल मिसलीड नहीं करूंगा अपने आपको और ऑडियंस को, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही इमोशन से बनता है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, मेहमान नवाजी का बिजनेस है। आप कस्टमर्स को खुश करो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका मार्जिन अपने आप बढ़ेगा, आपका सेल अपने आप बढ़ेगा। जैसे अगर आप मेरे पास आओ, ठीक है, और अगर मैंने आपको बोला कि सर आप ना इसके साथ ये कॉम्बो ट्राई कीजिए, इसके साथ वो ट्राई कीजिए, आप इसके साथ ये ट्राई कीजिए, और ये खाइए और ये खाइए, और अननेसेसरी मैंने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर विल फील चीटेड, एंड एक बार वो हुआ तो दूसरी बार नहीं आएगा। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाइए, आप उसे क्वालिटी पे फोकस कीजिए, आप कस्टमर्स को ऑप्शन दीजिए, गेस्ट को ऑप्शन दीजिए कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, और आप खुद चूज कीजिए। कस्टमर कुछ पूछे तो आप सही सजेशन दीजिए। इनफैक्ट अगर कस्टमर ओवर ऑर्डर कर रहा है तो आप बता दीजिए, बोल दीजिए कि सर कोई मैम आप पहले थोड़ा कम से स्टार्ट करते हैं, पहले 2-3 आइटम ऑर्डर कीजिए, फिर थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे ना कस्टमर गेस्ट के साथ, तो आपका सेल अपने आप बढ़ेगा। अब रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं करना है, ये हमेशा थंब रूल है, उसको नहीं करना है। बट क्या कर सकते हैं, जैसे हम बल्क बाइंग कर सकते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट को बल्क बाइंग कर सकते हैं। जब बल्क बाइंग करेंगे तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अपने क्रेडिट पीरियड्स, जैसे अपने वेंडर्स हैं, उनसे अगर आप प्रोडक्ट जो है आप पेमेंट टर्म सही रखिए। जैसे उनको अगर आपने उनको कमिटमेंट दे दिया कि आपको 7 डेज के बाद पेमेंट हो जाएगा, तो 7 डेज में आप पेमेंट कर दी, उससे क्या होगा कि वेंडर भी जो है तो खुश रहता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, और फिर आप वेंडर जो आपके लिए मार्जिन कम कर देता है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, बल्क बाइंग से आप बना सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ही, जैसे पोर्शन साइज में आप कर सकते हैं, जैसे आपने पोर्शन साइज बहुत बड़ा कर रखा है और कस्टमर नहीं उतना कंज्यूम कर पा रहा है, तो थोड़ा सा आप उसको भी श्रिंक कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत स्मार्टली खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसी बंद करके रखिए, बट ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे हम बहुत केयरफ्री हो जाते हैं कई बार, कि अगर एक सेक्शन में बिल्कुल ही कोई वो नहीं है, तो वहाँ में भी एसी जरूरत नहीं है अनलेस वहाँ आते हैं।
मतलब मैं इस जो एम्बियंस है उसके हाँ। ऊपर मैं बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करना चाहूंगा, ओके। बट मैं जो किचन इक्विपमेंट्स हैं, हाँ। जैसे अगर आप मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हो, ठीक है, हाँ। अपने किचन के अंदर, और आपके पास जो कैपेसिटी है, ठीक है, उस कैपेसिटी जो है आपकी बनाने की 50 ब्रेड बेक करने की है आपकी कैपेसिटी, बट आप उसको 2 पार्ट में करते हो 25-25, ओके। ठीक है, तो आप एक ही बार में कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारी जब ऑपरेशनल आप जब खड़े होते हो और खुद काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप थोड़ी सी कॉस्टिंग कम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अनदर थिंग जो है एफिशिएंट स्टाफ। आप 3 स्टाफ को रखोगे, 15-15 हजार की सैलरी दोगे, वही काम आपका आप 20,000 का 2 स्टाफ ले लोगे, अगर आप 45,000 सैलरी दे रहे हो, ठीक है, और वही 2 स्टाफ ले लो जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और आप उसको 5,000 बढ़ के दो, वो 40,000 में आपका काम हो जाएगा, तो 5,000 आप वहीं बचा सकते हो। तो और एक वो भी माइंड स्पेस भी खाली हुआ ना कि एक एम्प्लॉय कम है। कम है। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो, बट ये ना वेरी ट्रिकी है, सिचुएशन टू सिचुएशन है, बिजनेस टू बिजनेस है, हाँ, बिजनेस टू बिजनेस है। एंड बट एक जो कॉमन चीज वो बोली जो कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस भी बोलते हैं यार, कस्टमर ऑब्सेशन रहना चाहिए, कस्टमर फोकस रहना चाहिए। कस्टमर सक्सेसफुल हुआ, कस्टमर खुश हुआ तो ही विल मेक श्योर कि आपका धंधा बनेगा। आपके यहाँ कस्टमर आगे जीत रहा है। हाँ हाँ जिस दिन आपने जीतना स्टार्ट कर दिया हाँ। अपने कैफे के अंदर, हाँ। ठीक है, अपने रेस्टोरेंट के अंदर, हाँ। अपने बिजनेस के अंदर, तो समझ लो कि आपका बिजनेस बंद होगा, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। हाँ। जिस जब तक कस्टमर आपके यहाँ जीत रहा है, कस्टमर आता है और कस्टमर को लग रहा है कि वो जीत रहा है, हाँ। वो खुश होके जा रहा है, हाँ। जीतने का मतलब वो खुश हो रहा है, Correct। तब तक आप चल रहे हो, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बट जिस दिन आपने जीतना स्टार्ट कर दिया, आप खुश होने ज्यादा स्टार्ट हो गए, तो फिर प्रॉब्लम है भैया। एंड ओवरऑल ऐसे कौन से 2-3 मिथ्स होते हैं स्पेशली कैफे इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो कि आप क्लियर करना चाहोगे ऑडियंस को, जो कि बाहर से लोगों को लगता है कि यार ऐसा होता होगा बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है? एक जो मिथ है कि इस इंडस्ट्री में ग्लैमर है, हाँ। तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ। मतलब आप फ्रंट डोर से जब आते हो तो बहुत अच्छा ग्लैमर है, बट बैक डोर में जब काम करते हो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बिजनेस जो है नेम एंड फेम बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्द इजी आपका नाम बन जाता है, मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप बिजनेस को खराब कर रहे हैं। Correct। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके लिए ये ब्रेड एंड बटर है, जिनके लिए ये रोजी रोटी है, जिनके लिए मेहनत है, हाँ। उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं आप, उनका काम खराब कर रहे हैं। और जैसे हमारे लिए रोजी रोटी है, हम यही करते हैं, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं करते हैं। तो जो अगर कोई हमारे लिए इस बिजनेस में उतर रहा है ग्लैमर के लिए और नेम एंड फेम के लिए, तो उससे हमारा काम खराब हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है एंड बहुत इजी मनी है, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। Easy money। प्लीज, अगर आप शॉर्टकट के लिए और शॉर्ट मनी के लिए और इजी मनी के लिए आप आ रहे हो तो मत आइए, आप स्टॉक ट्रेडिंग कर लीजिए, हाँ, स्टॉक पोकर खेल लीजिए, वो बहुत इजी है, हाँ। ठीक है, बहुत इजी है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, बहुत अच्छे से पैसा बना लोगे। हाँ। बट इस इंडस्ट्री में अगर आप उतर रहे हो तो हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए उतरो, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल मत उतरो। एक सवाल ये भी आता है कि यार इंडिया में जैसे कि आप कॉफ़ी बेच रहे हो या फिर जो भी आप डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हो, आपने मोस्टली सारा बूटस्ट्रैप करके रखा है। स्पेशली कॉफ़ी में एक तो एमएनसीज वाला गेम था, दूसरा जब आप न्यू एज जो कंपनीज आ रही हैं, आपका ब्लू टोकाई हो गया, थर्ड वेव हो गया, और भी आई थिंक 2-3 हैं, ये सब फंडिंग से काफ़ी स्केल कर रही है। तो आपने अगेन बूटस्ट्रैप क्यों किया? एंड ओवरऑल अगर कोई यंग बंदा है जो अपना इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है तो उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि यार मैं फंडिंग रूट लेना है या मैं खुद से करूँ? देखिए, दोनों रास्ते सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। मेरा फंडा ये है, जो फंड्स लेके आगे बढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी बिजनेस जो है ना लॉन्ग टर्म चलाना है ना, तो आपको पहला जो 1 दशक है, 1 डेकेड, ठीक है, वो आपको बूटस्ट्रैप करना चाहिए, स्पेशली फूड बिजनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईटी बिजनेस, बिकॉज आईटी बिजनेस का पूरा खेल ही ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है। जितना फास्ट एक्सपैंड करोगे, नहीं तो फिर वो टेक्नोलॉजी जो है वीक हो जाती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, नई पेटेंट मार्केट में आते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है, आईटी हो गया, टेक हो गया, बिकॉज उनका खेल अलग है। बट जो हमारा फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस जो है, मतलब अगर आपको लंबा चलाना है, जैसे मुझे हमेशा से है कि एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई वांट माय बिजनेस टू सर्वाइव। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस चलता रहे, थ्राइव होता रहे और आगे बढ़ता रहे। एक आइकॉनिक टाइप का, हाँ, मुझे इसको एक लेजेंडरी ब्रांड बनाना है, हाँ। मुझे इसको एक बहुत मतलब आइकॉनिक प्लेस बनानी है। तो इसके लिए मुझे कि अगर मैं फंडिंग के रास्ते जाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाएगा कि आप इसको बढ़ाइए। मुझे बढ़ाना तो है, अल्टीमेटली ऑब्वियसली मेरा भी गोल है, मुझे बढ़ाना है, बट मुझे इसको अपने स्पीड से बढ़ाना है। बिकॉज फूड का जो बिजनेस है ना, बहुत ही
ह्यूमन ऑपरेटेड है, बहुत ही ह्यूमन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो नहीं सकता है इसके अंदर, बिकॉज जैसे हमने बरिस्ताज में, कॉफ़ी इंडस्ट्री में बहुत ऑटोमेशन आ चुका है, बट फिर भी जो हमारे बरिस्ताज हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब तक आपका एसओपी से बहुत तरह की चीज़ें सेट नहीं होती हैं, जब तक मार्केट भी उस लेवल तक नहीं पहुंचता, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के पीछे नहीं भागना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आएगी जब आप फंड्स लोगे, बिकॉज जिसने भी इन्वेस्टर्स ने आपके अंदर पैसे लगाए उनको ग्रोथ चाहिए, उनको 2x 3x 4x 5x चाहिए। उस चक्कर में क्या होता है, देन यू लूज योर ऑथेंटिसिटी, ठीक है, फिर आपके बिजनेस को कोई और कंट्रोल करने लगता है, आपका जो खुद का सोल है, एक बिजनेस का जो सोल है, जो कैफे का एक सोल है, वो बंद हो जाता है, और इस चक्कर में आप लॉन्ग टर्म नहीं चलते। ये मेरा मानना है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने फंड्स लेके भी सक्सेसफुल बनाया है, नो ऑफेंस, बट आई स्ट्रांगली फील कि आपको बूटस्ट्रैप रखना चाहिए, बिकॉज एक चीज ये भी है ना, देखो हमारा जो बिजनेस है ना, कैश बिजनेस है, ठीक है। अब एक जिस आदमी ने इसको समझ लिया ना, वो इस बिजनेस में बहुत अच्छा करता है। और ये बहुत सिंपल ट्रिक है, जैसे आप देखो, हम जो भी सामान, जैसे हम कॉफी ले रहे हैं, या हम चीज ले रहे हैं, या हम चॉकलेट ले रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं, हम वेंडर से क्रेडिट पे लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा सब्जी का वेंडर है, या हमारा चिकन का वेंडर है, या हमारा कॉफी का वेंडर है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी का वेंडर, उसने हमको ग्रीन कॉफी दी, हम उससे 30 दिन 45 दिन का क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है। हम जो कस्टमर को आज बेच रहे हैं, ठीक है, हम उसको कैश में बेचते हैं, पैसा तो उसी टाइम आ जाता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपके पास 30 40 45 दिन का पैसा सरप्लस है। अगर आपने उसी पैसे को ढंग से रोटेट किया और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कम रखे, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो आज 1 लाख का सेल हो गया, तो चलो पैसा लेके घर चलते हैं, चल मारते हैं। बट अगर आपने उन पैसों को संभाल के रखा, ठीक है, और आपने उसको वाइजली यूज किया, आपको किसी फंड्स की जरूरत ही नहीं है, आप उसी पैसे को बहुत अच्छे से रोटेट कर सकते हो। एंड आई थिंक जो एक चीज़ आपने बोला कि वंस वीसीज कम इनटू पिक्चर, एक तो स्केल में थोड़ा ब्रांड आइडेंटिटी भी लूज हो जाता है, कि क्योंकि आप भी डिस्कवरी कर रहे हो। एंड अदर थिंग इज कि वीसी बिजनेस में टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे कि ऑफकोर्स टेक में तो देन एंड देयर होना चाहिए, फूड बिजनेस में क्या है कि मे बी आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, बीच में कोविड आ गया तो वो स्लो डाउन होगा। बट वीसीज तो चाहिए कि यार उनको 3 साल 6 साल 8 साल में रिजल्ट चाहिए, उसमें से अगर आप 3 साल आपका कोविड में निकल गया तो वीसीज वोंट वेट, तो उसमें फिर आपने गलत जगह एक्सपैंड कर दिया, तो अगेन आप वो विशियस साइकिल में घुस जाओगे कि यार लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फिर आपको एग्जिट कैसे देना है, विच वो वाला है। बट आपका क्योंकि बूटस्ट्रैप्ड है, दो आपको बहुत नुकसान हुआ होगा कोविड के टाइम में, बट आपको ये पता है कि यार मैं अभी अपना एक्सपेंशन रोक सकता हूँ, अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्सपेंशन है उसको 2 साल हम पोस्टपोन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आपने किसी से पैसा नहीं लिया हुआ है, तो आपके पास 100% फ्रीडम है कि आपके उसको कैसे, अगर आपको 1 साल में 10 खोलना और आपको लगता है कि आप रेडी हो खोलने के लिए, तो आप खोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इस साल मुझे नहीं खोलना चाहिए, इस साल मुझे बस पुराना बिजनेस को सेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट जैसे ही आप पैसा किसी और से ले लेते हो, तो वहां पे आपकी फ्रीडम चली जाती है। हमेशा अप्रूवल लेना पड़ता है, और फिर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट ग्रोथ देने के चक्कर में, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पैसा तो आपको देगा बना के, 100% देगा, इसमें कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप मार्केट में 10 साल टिक गए ना, तो पैसा तो आप बनाओगे ही बनाओगे, बट पहला जो वो 10 साल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आपने ये चीज़ आपने बोली कि आपको पता था कि आपके प्रोडक्ट में दम है। बहुतों को लगता है कि मतलब आई एम श्योर कि 90% लोग मानते होंगे उनके प्रोडक्ट में दम है, बट आपने कहीं कस्टमर फीडबैक या कुछ लिया था क्या कि एक तो होना चाहिए कि प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है, कस्टमर्स बोल रहे हैं, और दूसरा उसकी डिमांड भी होने वाली है, क्योंकि स्पेसिफिकली जैसे कैफ़ेज, एक तो होता है कि वो सारे जनरल मेन्यू भी बना रहे हैं, बट जैसे कि आप जैसे कि कुछ डिफरेंट स्पेशलिटी कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, जो स्पेशलिटी है, तो इसके एक्चुअल में मार्केट है कि नहीं, एक तो ओवरऑल उस एरिया में भी मार्केट है कि नहीं, तो ये आपने कहाँ से स्टडी किया? बिकॉज मैंने इतने ब्रांड्स के साथ काम किया था पास्ट में, तो मुझे एक मोटा मोटी समझ में आया था कि क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। अच्छा। और अगर आप हमारा मेन्यू देखेंगे, जो हमने भी मेन्यू बनाया है, तो ये मेन्यू जो है, ये मैंने नहीं बिल्ड किया, या कस्टमर्स फीडबैक को बिल्ड किया हुआ है। जैसे मैंने सीसीडी में काम किया, या इसके स्टैंड अलोन कैफेज में भी काम किया मैंने, तो वहाँ पे मैंने जब जगहों पे काम किया, तो मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है, इसमें अंदर ये चेंजेस होगा तो ऐसा बिकेगा, उसमें वो चेंजेस होगा तो ये ऐसा बिकेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया है। गिफ्ट ये है कि मुझे पता चल जाता है कि पैलेट क्या है मार्केट का, क्या बिकेगा मार्केट में। बट ये एक्चुअल में टफ नहीं, क्योंकि मान लो कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ का मुझे पैलेट पता होगा, बट जैसे कि आप हैदराबाद में खोल रहे हैं, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, तो सबका तो पैलेट अलग होगा, तो डिफरेंट सिटीज में फिर आपको कैसे पता चल जाता है पैलेट क्या है? मतलब मोटा मोटी जो पैलेट होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार की, ठीक है, जैसे मैं सोनपुर से आता हूं, पटना से पास में है, तो हमारे यहाँ स्पाइसी फूड लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। और हैदराबाद जब मैं गया तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ भी लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी जो पैलेट है, वो मोटा मोटी सेम रहता है। हाँ,
फ्लेवर्स एंड टेस्ट प्रोफाइल बहुत सारी चीजें चेंज करती हैं, बट एक मोटा मोटी जनरलाइज जो ईटिंग हैबिट है वो सिमिलर रहती है। एंड क्या आपको ये भी हेल्प किया कि क्योंकि आपने मल्टीपल लोकेशंस में काम किया है तो उसमें भी थोड़ा हेल्प होता है क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कोलकाता का सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा दिल्ली से, है ना? तो अगर कोलकाता का मार्केट पकड़ना, अगर आपने आजू बाजू में काम किया हो या आपका कोई रिलेशन में हो, देन ओनली आपको आइडिया लगेगा, राइट? मुझे मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं एक चीज देखता हूँ कि इसकी स्ट्राइक रेट 70 to 80% होनी चाहिए। ओके, स्ट्राइक मतलब रेट मतलब अगर 10 लोगों को मैंने खिलाया तो 7 लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर वो 5 लोगों को पसंद आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं चलेगा। बट अगर 7 लोग पसंद कर रहे हैं, 7 से 8 लोग, तो वो पक्का चलेगा। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटी देखा है, समझा है। तो ये आप मार्केट टेस्ट भी करते हो? ये मार्केट टेस्ट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। टेस्ट अभी तो आप एग्जिस्टिंग कैफेज में कर लेते हो, बट इनिशियल स्टेज पे आप कहाँ कर रहे हो? कहाँ, मतलब कैसे कर रहे हो? जैसे हमने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मेरा पहले जब इनिशियली हम लोग जब बिल्ड कर रहे थे, अभी तो हमारा मोटा मोटी मेन्यू सेट है, और जब इनिशियली हम बना रहे थे तो मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करता था। पहले हम उसको बनाते थे और 1 महीने तक लोगों को खिलाते थे, कहते थे हमारे एक नया आइटम बना रहे हैं, आप टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा। लोग खाते थे। और नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जब पहले कैफे में था उसमें जब आपने बना लिया फिर आप अपने ऑडियंस को लाके, जैसे हमने जब पहला कैफे स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हमने कम मेन्यू के साथ स्टार्ट किया था, कम चीजें थी, बट फिर हमने धीमे धीमे उसमें मेन्यूज बढ़ाए। तो हम क्या करते थे, जैसे हमने हमारे पास पहले पिज्जा नहीं होता था, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने पिज्जा को पहले लॉन्च ही नहीं किया। हमने 1-1.5 महीने तो लोगों को फ्री में खिलाया, समझने की कोशिश की क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद फिर हमने जब उसको ठीक कर लिया तो फिर हमने उसको लॉन्च किया। एंड अगेन मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने ऑफ कोर्स इनिशियल तो आपने एड्स के थ्रू थोड़ा अपना ब्रांडिंग कर दिया, बट ओवरऑल क्योंकि अब आप डिफरेंट 4 बिल्कुल सेपरेट ब्रांड चलाते हैं कि अतिये का आपका साउथ इंडियन हो गया, पीएससी चीज का हो गया, को लोकल चॉकलेट का और रोस्टरी कॉफी का, तो इनका सबका अलग ब्रांड आइडेंटिटी बनाना एंड अगेन कस्टमर को समझाना, वो कैसे करेंगे? क्योंकि होता क्या है ना कि वो फिर लोग कंफ्यूज भी ना हो, आपका ब्रांड आइडेंटिटी बने। वो एक कैफे अपना ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करेगा सो दैट वो हर कैफे जैसा ना लगे? सी, आपकी आइडेंटिटी आपके यूएसपी से बनेगी। जैसे हमने हमारी रोस्टी कॉफी हाउस जो मेरा पहला ब्रांड है, उसकी आइडेंटिटी है फ्रेशली रोस्टेड कॉफी, इंडियन ओरिजिन कॉफी, इंडियन स्पेशलिटी कॉफी। तो हमारी आइडेंटिटी उससे बनती है, क्योंकि हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, जो हमारे जो ब्रांडिंग मटेरियल्स हैं या हमारे जो कोलैटरल्स हैं या फिर हमारे जो भी हम कम्युनिकेशन वगैरह हम जो देते हैं, हम स्पेशलिटी कॉफी के अराउंड देते हैं। तो अगर आपने अपना कम्युनिकेशन, अपनी ब्रांडिंग स्पेशलिटी कॉफी के अराउंड रखी है तो आपकी ब्रांडिंग वहां बन जाएगी। अगर आप ऑम्बियंस बेच रहे हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, अगर आपका यूएसपी ऑम्बियंस है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपका वो है, वो ऑम्बियंस के अराउंड होना चाहिए। जैसे अगर आपने चावल बेच रहे हो तो आपका ब्रांडिंग जो है चावल के अराउंड होना चाहिए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन और वो सारी चीजें कंसिस्टेंट है और आपके यूएसपी के अराउंड है तो डिफरेंशिएशन हो जाना बहुत इजी होता है। तो निशांत, अब जैसे कि जब एक कोई इंसान कैफे बनाने का सोचता है, वो मल्टीपल चीजें सोचता है कि यार मैं क्या करूँ। एक हमारा पॉपुलर है कि इंडियन क्यूजीन, जो कि हर जगह एवरग्रीन है। फिर लोग देखते हैं कि यार हम अल्कोहल बेच लें, या कोई देखता है कि जूस वूस बेच लें, या आपने ऐसे बोला कॉफ़ी बेच लें। तो आपके हिसाब से कैसे ये मेन्यू डिसाइड करना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है और कौन से हाई मूविंग आइटम्स होते हैं? एंड अगेन मेन्यू जब डिजाइन कर रहे हो, इन दोनों हाई मूविंग आइटम्स और मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कंबाइन करते हैं? अगर मैं अपनी कैफे की बात करूँ, अपने प्रोडक्ट की बात करूँ, कॉफ़ी की बात करूँ, तो कॉफ़ीज़ में मार्जिन बहुत हाई होता है। बिकॉज कितने तक, मतलब अप्रोक्स यूजुअली कितना होता है? जैसे जो अगर मैं कैपेचिनो की बात करूँ, जो हम 180 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ती है 40 रुपीज़। ओके, एंड दिस इज इंक्लूडिंग लेबर एवरीथिंग? नहीं, जस्ट द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ओके, तो 35 से 40 रुपये हमारी कॉस्टिंग पड़ती है, हाँ, और फिर हम इसको बेचते हैं 180 रुपये में। हाँ, तो कॉफ़ी एज अ बेवरेज डेफिनेटली बहुत हाई वैल्यू होती है। और अगर आप, जैसे आपने बोला 35-40 तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, बट ऑल इंक्लूसिव आपका लेबर और वो सब मिसलेनियस में लाके फिर कितना बचता, कितना प्रॉफिट मार्जिन टाइप्स? तो वो तो 15% हमारा बचता है। ओके, जो आपने बताया, जो मैंने बताया वो 15% हमारा बचता है। बट इसमें हम 35, मतलब अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें, तो अगर आप कॉफी ज्यादा बेचोगे, ओनली कॉफी ज्यादा बेचोगे, तो आपकी मार्जिन ज्यादा बनेगी। तो जो हमारा, अगर हम केवल कॉफी बेचें, तो जो हम 15% बना रहे हैं वो हमारा 25% पे आ जाएगा, ठीक है। बट फिर उसकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, तो इसलिए फूड हमारे पास भी है। फूड में थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, बट अगर आप कुछ ऐसे जो, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, चीजें अगर आप खुद से बना रहे हो, तो उसमें मार्जिन ज्यादा बढ़ता है। ओके, बट अगर आप चीजें आउटसोर्स करके बेच रहे हो, अगर बाहर से बनवा रहे हो और आप अपने अंदर केवल बेच रहे हो, तो फिर वहां पे आपकी जो है कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ कि आपने अंदर पूरा किचन इन हाउस ना रख के बाहर से मेन चीज मंगवा के फिर यहाँ पे बस ओवरऑल वो गार्निशिंग दे रहे हो,
देन उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है जैसे फ्रेंच फ्राई। हाँ। अगर आप फ्रेंच फ्राई, अगर आप जैसे अपने कैफे, हर आदमी फ्रेंच फ्राई अपने कैफे में यूज करता है, बट अगर आप फ्रेंच फ्राई मार्केट से अगर आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा। बट फ्रेंच फ्राई बनाना बहुत आसान है अगर आपने सही सप्लायर सेट कर लिया आलू का, ठीक है, और आपने सही रेसिपी क्रैक कर दी, तो आप अपने कैफे के अंदर फ्रेंच फ्राई बना सकते हो। तो ये इन दोनों में फर्क कितना होगा खुद के बनाने में? ऑलमोस्ट आधा। अच्छा, अगर 100 रुपए किलो फ्रेंच फ्राई है, हाँ। अगर आप खुद से बनाओगे तो 50 रुपए किलो हो जाएगा। ओके ओके। तो इस तरीके से मार्जिन आपकी बढ़ती हैं। हाँ। तो आप कोशिश करें, कुछ भी जब बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसको अपने आप बनाएं। ओके। उससे ये होगा कि एक तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट पे कंट्रोल भी रहेगा, आप मार्केट से थोड़े से डिफरेंट भी होगे और आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। एंड आई थिंक स्पेशली जिस चीज़ में आप आपका जो यूएसपी जैसा आपने बोला कॉफ़ी है, उसका आपको एंड टू एंड कोशिश करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, सो दैट आप चेंजिंग कस्टमर पैलेट में उसको एडजस्ट कर पाए, है ना। जैसे आपका कॉफ़ी है तो कल को कोई मान लो बर्गर या फ्रेंच फ्राइज में स्पेशलाइज करता है, उसको फिर खुद फ्रेंच फ्राई बनाना चाहिए सो दैट वो डिफरेंट फ्लेवर्स कल को पेरी पेरी ये सब वो कर पाए, है ना, राइट। तो यही होना चाहिए। मतलब लोगों का डिफरेंट तरीका है काम करने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लंबा काम करना है और अगर आपको डिफरेंशिएशन रखना है मार्केट में, तो आपको मतलब आपके पास कंट्रोल होना चाहिए प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग आपकी होनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी करो, बनाओ खुद से, उसमें मजा भी आता है। नहीं, अब मान लो कि जैसे आपका एक एडिशनल मेन्यू आइटम अगर जूस होता है, आप रियल जूस भी दे सकते हो ऑडियंस को, बट अगर आप एज अ कंपनी ही जाने जाते हो जूस के लिए, अगर आप भी रियल जूस दे रहे हो तो फिर बंदा बोलेगा ना भाई, फिर तो कहीं हर जगह ही तो रियल जूस मिल रहा है ना, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे ना, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देखोगे ब्रूरीज जो है ना बहुत लंबा चल रही है, वो माइक्रो ब्रूरीज है ना, वो लंबा चलती है। बट अगर आप नॉर्मल बार देखोगे ना, या डिस्कोज या उस टाइप के पब्स वगैरह, वो ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाते हैं, बिकॉज यही किंगफिशर आपको यहाँ भी मिल रहा है, यही किंगफिशर आपको वहाँ भी मिल रहा है। बट ब्रूरीज की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, उनकी अपनी ब्रियर्स होती है, और अगर आपने वो कोड क्रैक कर लिया जो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, तो आप लंबा चलोगे। एंड आई थिंक जो इन दोनों में मेन जो फर्क है, अगर आप बाहर से कुछ भी मंगा रहे हो तो द ओनली थिंग जो आपने यूएसपी बच गई, क्योंकि अब तो प्रोडक्ट की यूएसपी नहीं बची, आपका एम्बियंस ही बचा, जो आप बोल सकते हो यार एम्बियंस में यूनिक है, बट एम्बियंस के लिए आप अलग से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर आपका फूड या प्रोडक्ट स्टार है तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एम्बियंस में क्या है कि अगर लोग चले गए तो एम्बियंस भी चला गया, तो आपका पूरा ही मूड चला गया, राइट, है ना। जो कि आपने स्पेशली अल्कोहल में दिया, वो नॉर्मल बार तो सिर्फ एम्बियंस ही बोलेगा, बट अगर लोगों को कहीं और का अल्कोहल पसंद आ गया तो एम्बियंस पूरा शिफ्ट हो गया, तो दे हैव नथिंग टू फाइट फॉर। तो निशांत, ऑफ कोर्स आपने बहुत वाइड एक्सपीरियंस लिया, आपने 18 साल इंडस्ट्री में काम किए, शुरुआत आपने 6000 में करी, बट आजकल सबको कैफ़े खोलने का मन होता है। आपको क्या लगता है कि एक कैफ़े खोलने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, एंड आपको ऑफ कोर्स आपको कितनी लगी? इसका ना मतलब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बहुत ही बड़ा सवाल है। और पहले तो आपको अपना यूएसपी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी यूएसपी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप एक कैफे, मेरे हिसाब से आप एक कैफे 15 से 20 लाख में भी खोल सकते हो, ठीक है, और आप उस कैफे को 5 करोड़ में भी खोल सकते हो। अच्छा। तो पहले आपको अपनी यूएसपी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप उस कैफेज में करना क्या चाहते हो, आपका यूएसपी क्या होगा। जैसे अगर आप स्पेशलिटी कॉफ़ी करना चाहते हो, वेरी हाई क्वालिटी कॉफ़ी करना चाहते हो, तो उसके लिए एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स अलग आती है। बट आप केवल बेसिक कैफे कॉफ़ी करना चाहते हो और उसके साथ स्मॉल टिट बाइट्स करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग सेट ऑफ इक्विपमेंट्स आती है। अगर आप इंडिया की फैंसी स्ट्रीट पे खोलना चाहते हो तो वहाँ की जो रेंटल्स हैं बहुत हाई होंगी। तो आपको अपना विजन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आप कौन हो और आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बट आपको किसी और से फुटस्टेप्स में नहीं चलना चाहिए। आपको अपना वो जो बोला कि क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने हमेशा देखा है एक चीज, अगर टाटा ने बिरला को कॉपी किया होता और बिरला ने टाटा को कॉपी किया होता तो आज दोनों अपनी जगह पे नहीं होते। एनीवेज, एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, आप उससे बेहतर तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऑलवेज उसके पीछे ही हो, हमेशा उसके इंफीरियर ही रहोगे। एंड अगर ऑडियंस के पास बेस्ट का ऑप्शन है, वो उसके इंफीरियर वाला क्यों चूज करेगा, है ना। तो हाँ, मतलब वो सेफ एंड साउंड एक फॉर्मेट है कि अच्छा ये इतना कर रहे हैं तो हम इनको कॉपी करेंगे तो हम इतना तो कर ही लेंगे। बट इसका जो आपका सवाल है कि कितना पैसा चाहिए, उसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ आप 15 लाख में भी कैफे खोल सकते हैं और आप 5 करोड़ में भी खोल सकते हैं। तो उसका कोई लिमिट नहीं है और लोअर लिमिट भी नहीं है, आप उससे कम में भी खोल सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसका रेंट 20,000 रुपए है और आपने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स खरीद लिए जो इकोनॉमिकल हैं एंड आपने बहुत चीज़ प्लानिंग की, तो मेरे हिसाब से आप 10 लाख के अंदर भी कैफे खोल सकते हो। शीतल, जैसे कि आपने ये जो चॉकलेट बिजनेस है को लोकल का, ये आपने निशांत के साथ शुरू किया था। तो निशांत और मैं हम
शादी.com के थ्रू मिले थे, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अनुभव में चल रहा था यस, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इंस्टेंट कनेक्शन था एंड आई रियली लाइक्ड हिम, ही इज अ सेल्फ मेड मैन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के, उनसे मिलके। सो या दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इंडिया का ऑफ कोर्स चॉकलेट मार्केट ग्रोइंग है, बट मोस्टली लोग ये ऑफ द शेल्फ डेयरी मिल्क ये सारा चीज लेके खाते हैं। बिल्कुल। एक तो ये है, फिर थोड़ा थोड़ा बिजनेस आई थिंक शुरू हुआ, मे बी मैंने आई थिंक फूड में या सॉरी ऊटी में देखा था लोग हैंडमेड चॉकलेट Handmade chocolate, बट yes. ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि चॉकलेट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इनके मार्जिन्स किस टाइप से होते हैं और क्या क्या बिजनेसेस बन सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट पसंद सबको है, इसमें बिजनेस कैसे बनता है वो आपको पता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो बेसिकली देखा जाए, जो भी 5-6 साल पहले तक इंडिया में लोग जो चॉकलेट खाते थे वो रियल चॉकलेट नहीं था। Okay. आप डेयरी मिल्क या कोई भी कमर्शियल ग्रेड चॉकलेट आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 8 मैक्सिमम 8 से 10% ही उसमें कोको दिखेगा आपको, ओके, बाकी आपको पूरा शुगर दिखेगा। हाँ। ठीक है, और उसमें आपको कोको बटर भी नहीं दिखेगा, सिर्फ सॉलिड दिखेगा। अच्छा। बटर को वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर वो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं, लिखा भी होता है वेजिटेबल ऑयल, आई थिंक वो प्राइसिंग कंट्रोल करने प्राइसिंग के लिए, राइट। सो अभी तक हम लोग जो खाते आ रहे, अदर देन लिंट ऑफ कोर्स, हाँ। जो भी हम इंडियन मार्केट्स में मिलता था वो प्योर चॉकलेट तो था ही नहीं। Okay. दूसरा, वो बहुत ही शुगरी था, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं था। सो जो अभी जब हमने सोचा ये करने का, हम बेसिकली क्राफ्ट चॉकलेट करना चाहते थे। Okay. क्राफ्ट चॉकलेट इज डार्क चॉकलेट, हाँ, ठीक है, जैसे हम स्पेशलिटी कॉफी बोलते हैं और एक्सप्रेसो और पोरोवर्स की बात करते हैं, right. वैसे ही हम चॉकलेट में क्राफ्ट चॉकलेट बोलते हैं, डार्क चॉकलेट बोलते हैं। हाँ। सो हमारा क्राफ्ट चॉकलेट का मतलब होता है कि वो डार्क चॉकलेट है और वो 50% एंड अबव है। ओके, अब ऑफ कोर्स उसके भी अपने चैलेंजेस थे जब हमने स्टार्ट किया था तभी भी। अब किसी को हम सबको 6-7% चॉकलेट खाने की आदत है Right. और आप उसको सीधा 50-55 दोगे तो वो कहेगा कि डार्क है या इंटेंस है। तो इनिशियली ऑफ कोर्स हमारे पास चैलेंजेस थे, अभी भी हमें ये नहीं कहूंगी कि बहुत स्मूथ है। वी एज एन इंडस्ट्री बहुत, अभी भी ये बहुत ज्यादा नीश प्रोडक्ट है और हर कोई इसको ना खाना चाहता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, उनको चॉकलेट खाना है, बिल्कुल, हाँ। वो बचपन से खाते आ रहे हैं, उनको नहीं है कि डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट या व्हाइट चॉकलेट, शुगर नहीं, दे डोंट वांट नो अबाउट दिस। इतना नॉलेज नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है। सो आई थिंक वी एज अ क्राफ्ट चॉकलेट इंडस्ट्री, फर्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उनको हम सही एजुकेशन दे पाए, उनको इन्फॉर्म कर पाए, सो दे बिकम informed citizens and informed consumers. एंड देन दे कैन टेक कॉल्स कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। हम उनको बता पाए कि रियल चॉकलेट क्या होता है, उसमें कोको बटर होता है, ये रियल चॉकलेट नहीं है, डार्क चॉकलेट अच्छा होता है, मिल्क चॉकलेट अच्छा नहीं होता है। सो पहला तो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही वंस पीपल, जब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे, दे विल टेक बेटर डिसीजन। अगर आप बोलते हो कि फ्यूचर कैसा है, आई थिंक हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट है, राइट, बिकॉज चॉकलेट ऐसी चीज है ना जो 3 साल का बच्चा भी खाता है और 80 इयर्स का भी खाता है ना। तो आप सोचो कितना बड़ा हमारा टीजी है, मतलब टीजी मतलब सभी है, पूरा ही टीजी है ना। ऐसा कोई हमको नीश नहीं कार्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। बट अगेन ये जैसे आप बोले चॉकलेट में, एक तो ऑफकोर्स आपने कैफे कॉन्सेप्ट शुरू किया, दूसरा अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है स्मॉल स्केल में, आई थिंक हैंडमेड चॉकलेट्स और वो सब, जैसे मैं बोला ऊटी में वो भी मे बी डिफरेंट टाइप्स के होते होंगे, बट वो चॉकलेट्स करते हैं। फिर किसी ने चॉकलेट शेक्स का बिजनेस शुरू कर दिया, और क्या क्या बिजनेसेस बन सकते हैं चॉकलेट को बेस करके, मे बी जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे। ऑफकोर्स कैफे रिक्वायर्स बिगर इन्वेस्टमेंट, बट क्योंकि हमारे जैसे यंग ऑडियंस है और चॉकलेट ऑफ कोर्स पसंद सबको है, बट उसमें और क्या क्या बिजनेस पॉसिबिलिटीज है कम इन्वेस्टमेंट्स में? यार देखिए, चॉकलेट में तो आप बेकरी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाउड किचन आप घर से बेक करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक 15,000 का ओवन होना चाहिए, मॉफी रिचर्ड का। वो 15,000 का आता है, कमर्शियल के लिए भी काम करता है, छोटे यूनिट के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा बेक करता है। ठीक है, आपको एक ओवन चाहिए और आपको एक ज्यादा से ज्यादा हैंड बीटर चाहिए जो आपको 2-2.5 हज़ार में आ जाता है। उसके अलावा जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है या जो भी बेसिक सामान रहता है, ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट एज सच होता नहीं है। आप 10-15 हज़ार में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप घर से, आजकल तो सोशल मीडिया ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोग ऑर्डर्स भेज जाते हैं। यस, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल तो क्या है, हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं तो सोसाइटी ग्रुप्स ही होते हैं। मैंने तो देखा है कि हमारी सोसाइटी में भी कुछ बेकर्स हैं, उन लोगों को इतने ऑर्डर्स मिलने लगे हैं बिकॉज
आप 600-700 लोगों के साथ रहते हो एक सोसाइटी में, सोचो ना आप अगर अपना उतना ही मार्केट लेके चलो पहले, आप उसी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। एंड इफ यू आर गिविंग अ गुड प्रोडक्ट देन ऑफ कोर्स आपका वर्ड ऑफ माउथ तो रहेगा ही, तो आपको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट आपको बस चाहिए कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, उसको अच्छे रेट में आप वैल्यू फॉर मनी दे। एज लॉन्ग एज आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है ना, वो हमेशा बिकेगा। वैल्यू फॉर मनी क्या, कितना में प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए ऐसे डिसाइड होगा? नहीं, आई वुड नॉट से कि देखिए अब हम मेरा तो ये मानना है कि अगर यू नो बर्गर जैसे मैकडोनल्ड्स में 20 रुपए का बर्गर मिलता है, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। और रोल्स रॉयस जो 5 करोड़ की मिलती है, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। डिपेंड करता है कि जो ले रहा है उसके लिए वैल्यू फॉर मनी क्या है। सो इट्स ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, है ना। अब जैसे रोल्स रॉयस है, ठीक है, बिकॉज वो आपको साथ में स्टेटस सिंबल भी दे रहा है, वो आपको उस कस्टमाइजेशन वो सब भी दे रहा है, एंड नहीं, आपको वो उन लोगों के अंदर एंट्री भी दे रहा है उस सेगमेंट में, राइट। सो इट्स मोर देन जस्ट बाइंग अ कार, यू बाइंग अ लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल ले रहे हो, आप यू नो आप अपने आप को वहां पे प्लेस कर रहे हो, HNI के बीच में प्लेस कर रहे हो, तो वो भी वैल्यू फॉर मनी हो गया ना आपके लिए, सिर्फ गाड़ी तो नहीं हुआ। सो इसीलिए वैल्यू फॉर मनी बहुत ही आई वुड से सब्जेक्टिव है। सो आपको पता चलना चाहिए कि आपके लिए फर्स्ट आपको स्टडी करना है, आपका TG क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप क्या क्वालिटी दे रहे हो, उस हिसाब से आप वैल्यू फॉर मनी दो। सो वैल्यू फॉर मनी अलग हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज कस्टमर को लग रहा है कि यार खा के मजा आया और मैं दोबारा खा सकता हूँ, इट इज वैल्यू फॉर मनी। सो वैल्यू फॉर मनी पैसा डिफाइन नहीं करता है, वैल्यू फॉर मनी आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस, आपका क्वालिटी हो गया, सब कुछ मिला के तब आप डिसाइड करते हो कि ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। नहीं, ये वही बात आ गई कि एक आपका 100 रुपए का घड़ी भी टाइम दिखाता है एंड रोलेक्स भी टाइम दिखाता है, बट फर्क ये कि नॉर्मल घड़ी आपको टाइम दिखा रहा है, रोलेक्स उस बंदे का टाइम दिखा रहा है। तो निशांत, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि सपना सबका कैफे होता है खोलने का। मैं स्पेसिफिकली ये पूछना था कि आपने कॉफ़ी क्यों चूज़ किया, क्योंकि इंडिया जैसे कि बोलते हैं चाय का देश है, और मोस्टली लोग मल्टीपल टाइम्स चाय पीते हैं। कॉफ़ी ऑफकोर्स महंगा भी होता है, थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना आता है, साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत चलता है। तो कॉफ़ी आपने स्पेसिफिकली चूज़ क्यों किया अपना कैफे खोलने के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इंडिया जो है चाय का देश है और हम अपनी चाय बहुत पसंद करते हैं और खूब पीते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज़ और आप आई थिंक हम भूल जाते हैं कि इंडिया जो है कॉफ़ी का भी देश है। हम वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के, और हमारी 80% कॉफ़ी जो है एक्सपोर्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्केल है हमारे पास कॉफ़ी का भी, बिकॉज हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना कोई मजाक का काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एंड आप ये भी देखेंगे, अगर एक और डेटा के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, तो वर्ल्ड की मोस्ट सोल्ड कॉमोडिटी जो है वो है कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एज ए कॉमोडिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं कॉफ़ी के लेके कैफेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एज ए कॉमोडिटी अगर कॉफ़ी की बात करूँ तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सोल्ड कॉमोडिटी जो है वो कॉफ़ी है। कॉफी मतलब वो बीन्स, ग्रीन कॉफ़ी, या मतलब जो कॉफ़ी एज ए कॉमोडिटी, जैसे हम चावल की बात करें, चावल इज ए कॉमोडिटी, दाल इज ए कॉमोडिटी, व्हीट इज ए कॉमोडिटी, तो उसी तरह कॉफ़ी इज कॉमोडिटी। सो वर्ल्ड की सबसे सोल्ड कॉमोडिटी जो है, सबसे नंबर 1 कॉमोडिटी जो है वो है कॉफ़ी, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये बात सही है, जैसे ब्रिटिशर्स से पहले चाय को भी एक्सप्लोर नहीं किया गया था इंडिया में। वी वर नॉट अ कंट्री ऑफ कैफीन, हम कैफीन तो कंज्यूम करते ही नहीं थे, हमारी अपनी ड्रिंक्स होती थी, बटर, छाछ, एंड ज्योग्राफी के हिसाब से हम चीज़ें पीते थे। बट चाय का कॉन्सेप्ट भी आया था जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, और उन्होंने फिर हमको पिलाना स्टार्ट किया, फिर हम वी गॉट यूज्ड टू इट। सिमिलरली अगर हम 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम ग्लोबल चीज़ों की बात करें तो एक तो हम 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और हमारा 80% एक्सपोर्ट कॉफ़ी जो एक्सपोर्ट जाता है। इसका मतलब ये कि हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, हमको बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ रहा है अपनी कंजप्शन के लिए। तो अगर हम इस चीज़ को कंजप्शन किसी तरह बढ़ा पाएँ अपनी कंट्री के अंदर, तभी हम सेल्फ सस्टेनेबल हो पाएंगे, ठीक है। और कोई भी कंट्री या कोई भी देश या कोई भी नागरिक जब तक फ्लरिश नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, जब तक उसकी खुद की कंजप्शन अच्छी ना हो। तो एक तो ये मोटा मोटी बड़ा सा पिक्चर हो गया, ठीक है। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे कि निशांत तुम कैसे कॉफ़ी इंडस्ट्री में आए, तो जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी ख़त्म की 2007 में फ्रॉम IHM, तो मतलब मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से आता हूँ। आपने नाम भी नहीं सुना होगा मेरे गांव का नाम सोनपुर है, जहाँ से मैं आता हूँ। बिहार में एक छोटा सा गाँव, बिहार में एक छोटा सा गाँव है सोनपुर। और स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी वहीं पे, मैं 12th स्टैंडर्ड तक वहीं पढ़ाई की, और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं IHM गया था। और वहाँ पे हमारे यहाँ मतलब इंग्लिश और हिंदी
की बात आप छोड़ दें तो मतलब हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत वीक थी। तो मैं बहुत सारे जो कोई भी स्टूडेंट अगर होटल मैनेजमेंट करता है तो उसका सपना होता है वो 5 स्टार्स में काम करना। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरे पास वो पर्सनैलिटी नहीं थी, मेरे पास वो स्किल्स नहीं थे। और उसके बाद फिर देन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फिर मैं इन तरह के चीज़ों में जाऊँ। तो फिर मेरी एक फैकल्टी थी जिनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया लाइफ में। उन्होंने मुझे फाइनल ईयर के टाइम पे बोला कि निशान तुम ना इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग पिज़्ज़ा, पास्ता एंड बर्गर इंडस्ट्री, अगर तुम कॉफ़ी इंडस्ट्री जॉइन करोगे तो शायद तुम उससे फ्लरिश कर जाओगे बिकॉज़ मे बी तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी 5 स्टार वाली नहीं है, बट तुम्हारे अंदर हॉस्पिटैलिटी के ट्रेट्स हैं। तुम हार्ड वर्किंग हो और कॉफ़ी से तुम्हारा लगाव है, मैंने देखा है तुमको कॉफ़ी में बिकॉज़ मैं बचपन से मतलब कॉफ़ी के अंदर थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है। कहीं न कहीं पहले हम इंस्टेंट कॉफ़ी पीते थे या किसी ओके। तरह की कुछ भी कर लेते थे, अच्छा, छोटा ब्रू नेस्कैफ़े वगैरह छोटा बहुत तो कर लेते थे हम लोग, मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा कि तुम कॉफ़ी इंडस्ट्री जॉइन करो, तुम्हारे पास मे बी सर्विस स्किल्स नहीं है बट हॉस्पिटैलिटी स्किल्स हैं और तुम कॉफ़ी में इंटरेस्टेड भी हो और कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी इंडिया में। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो व्हाई नॉट, आज तक आपने जो कहा हमने वो किया है, आज भी ये करके देखते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जो कॉफ़ी कंपनी थी उस टाइम पे कैफ़े कॉफ़ी डे बहुत फ्लरिशिंग थी उस टाइम पे, तो मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया एज़ अ बरिस्टा एंड मेरी पहली सैलरी थी 6,000 रुपये की। मैं कॉफ़ी काउंटर के पीछे कॉफ़ीज़ बनाता था और बड़ा मज़ा आता था। मतलब जब मैंने वहाँ जॉइन किया तो मुझे लगा कि यार मुझे ना मेरी यही सोल कॉलिंग है। मतलब हो सकता है कि मैं दूसरी इंडस्ट्री जॉइन करूँ और दूसरा काम भी करूँ और ठीक हो जाऊँ, अच्छा करूँ लाइफ में। बट मुझे ये लगा कि अगर मैं कॉफ़ी इंडस्ट्री में रहूँगा, तो मैं शायद यहाँ पे ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। अगर मुझे दूसरी इंडस्ट्री में काम करने में थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे वो काम मैं जल्दी कर पाऊँगा क्योंकि मज़ा आ रहा था मुझे, बहुत फ़न आ रहा था। तब तक तो ये ग्लोबल इकोनॉमी और कंज़प्शन और ये 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये सब पता नहीं था। तब तक बस ये था कि चलो फन मार रहे हैं, करियर का स्टार्ट है। अब 20-21 साल के लड़के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे। हम भी वैसे ही थे और फन मार रहे थे। उसके बाद से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया, मल्टीनेशनल एंड नेशनल कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्ट्स में हैंडल किए। ये कॉफी की कंपनी ये सारी कॉफ़ी कंपनी। सो आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वन ऑफ दोज़ फ्यू गाइज़ इन इंडिया जिसके पास 18-19 साल का एक्सपीरियंस है थ्रू आउट कॉफ़ी इंडस्ट्री। ओके। मैं 18-19 साल से कॉफ़ी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी के साथ भी काम किया है, मैंने फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी के साथ भी काम किया है, मैंने कॉफ़ी इक्विपमेंट्स के साथ भी काम किया है। तो 18-19 साल हो गए और पिछले 6 साल से मेरा अपना एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है। मेरी खुद के बिज़नेस चल रहे हैं, मेरे खुद के कैफ़ेज़ चल रहे हैं और मैंने 4 ब्रांड्स बनाए हैं डिफरेंट, ऑल समवेयर रिलेटेड टू कॉफ़ी प्रोडक्ट और समथिंग अराउंड दैट। तो मतलब ये मोटा-मोटी मेरा पहला वहीं से जो जर्नी है मेरा स्टार्ट हुआ था इसका। लोग ये भी बोलते हैं कि यार हॉस्पिटैलिटी में काम बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अर्निंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है दूसरे फील्ड से कंपेयर करें, तो क्या ऐसा सच है या फिर? ये बिल्कुल सच है। काम ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और अर्निंग कम होती है। हाँ। बट पता है अगर आप इसको रिवर्स करोगे ना, तो ठीक है, आप 20, 21, 22 साल, 25 साल की उम्र में बहुत मेहनत कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो। अभी जाना है कि संडे को भी आपको काम करना पड़ेगा। मतलब संडे एंड जो मेन हॉलीडेज होते हैं, उसमें ही सबसे भीड़ है। बट सी यू आर मेड विद ऑफ योर चॉइसेस। एनीबॉडी इज मेड ऑफ देयर चॉइसेस। एंड इसमें होता क्या है कि आप अगर इसका ब्राइटर साइड देखोगे तो आप जब आपके पास ताकत होती है, एनर्जी होती है यंग एज में, तो आप बहुत मेहनत करते हो। एंड वो एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप स्टार्टिंग में मेहनत तो करते हो बट इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखता है 8-10 साल के बाद। और मैंने देखा था जब, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा मैं कॉलेज में जब था तो मैं हो पा रहा था, देख पा रहा था लोगों को। तो जिन्होंने भी इनिशियली, जैसे उस टाइम पे कॉल सेंटर वाली इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग थी और भी बहुत तरह की इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी आईटी वाला भी। हाँ, आईटी के लिए तो खैर ऑब्वियसली आप वो डिफरेंट स्टडीज करनी पड़ती थी, बट होटल मैनेजमेंट से निकल के आप कॉल सेंटर्स या बहुत तरह की चीज़ों में आप काम कर सकते थे और बहुत लोगों ने किया भी। बट मुझे एक चीज़ समझ में आती थी कि ये ना शॉर्ट टर्म है। हो सकता है कि अभी इनकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये है और मेरी सैलरी 6,000 रुपये है, बट मुझे ये पता था कि 8 साल 10 साल के बाद मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा और ये शायद इनका ग्रोथ उतना नहीं हो पाएगा। तो ये एक कोर तो है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क है, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बट आई थिंक उसमें फन भी है। एंड एक चीज़ तो मैं मानता हूँ यार कि मतलब ठीक है, आप 20-22 साल 24 साल की उम्र तक आप फन मार सकते हो, मतलब आप इंजॉय करो, चिल करो, सब कुछ करो, बट उसके बाद आई थिंक आपको लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। एंड कर्म ही आपका धर्म है, वो वाली जो कहावत है वो बहुत सही है। मैंने देखा है लोगों को
जो अपने काम को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। एंड जब आप जहाँ भी काम करते हो वही आपकी फैमिली बन जाती है। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपके दोस्त आपकी फैमिली बन जाते हैं, जो आसपास लोग रहते हैं वो आपकी फैमिली है। तो जब आप काम करते हो तो जहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो उनके साथ भी आपने 20-22 साल 25 साल फेस्टिवल्स अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बनाया है। उसके बाद आप जो अपने साथ काम कर रहे हैं उनके साथ फेस्टिवल्स बनाइए, बिल्कुल। तो वो भी फन है। स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपने इसी फील्ड में अपने कैफ़ेज़ खोले, आपने क्योंकि उस में काम किया बोथ इन द कैफ़े एंड बिहाइंड द कैफ़े, तो आपको एग्जैक्टली पता है क्या मेहनत लगती है, कितने कहाँ पेन पॉइंट्स है, कहाँ कस्टमर समझते हैं। अगर कैफ़ेज़ आजकल खोलने का बहुत बहुत लोगों का सपना होता है, बट जिसको बैक एंड वाला एक्सपीरियंस नहीं है वो उसका बहुत लॉस भी होगा, वो सही से चीज़ें पकड़ नहीं पाएगा। आपका वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हुआ आई गेस। हाँ, मतलब एक फिलॉसफी है जो मैं काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अगर आपको लक्ष्मी कमानी है, ठीक है, तो लक्ष्मी की शुरुआत सरस्वती से होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास सरस्वती है, मतलब सरस्वती जैसे अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे अगर मुझे पैसा कमाना है कॉफी बेच के, तो आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, सरस्वती तो होनी चाहिए, तभी तो लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ सरस्वती का वास है वहीं लक्ष्मी का वास होगा। तो मेरे पास सरस्वती का वास इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत सारे काम कर लिए और जगह जगह काम किया, शहर शहर में काम किया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया, हर तरह के प्रोडक्ट पे काम किया, कॉफी रिलेटेड ही। तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत कुछ मेरे को हेल्प हो पाया। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, मैं तो अपने फेलो फ्रेंड्स को और लोगों को और यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ भी करो, प्लीज़ प्रोडक्ट पे कमांड अच्छा कर दो। अगर आप कोर फाउंडर हो, उसके मेन फाउंडर हो, तो आप प्रोडक्ट पे कमांड कर दो। अगर आपने नॉलेज ले ली, अगर आपने अपने सरस्वती का वास करा लिया उसके लिए, तो लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल। तो निशान, जैसे कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स फूड इंडस्ट्री में आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रोडक्ट आपने परफेक्ट कर लिया, लोकेशन अगेन फाउंडर ने परफेक्ट कर लिया, बट जो एक मेजर चीज़ जो कि हर दिन मैटर करता है वो है कि एक्सपीरियंस, जो कि आपकी टीम एम्प्लॉयज़ करती है, जो कि ऑफकोर्स टेक बिजनेस में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि वो टेक के थ्रू स्केल कर रहे हैं। तो ये जो इसके लिए ऑफकोर्स एक्सपीरियंस के लिए आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे होने चाहिए, सस्टेनिंग होने चाहिए एंड आपके प्रोसेसेस वेल सेट होने चाहिए। तो इसमें कैसे कैफ़े वाला करता है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है ना कि एक कैफ़े, दो कैफ़े सेम सिटी में बंदा सही से चला लेता है, जैसे ही दो से ज़्यादा खुलते हैं या मल्टी सिटीज़ होता है वो सारा हाथ पैर ऊपर नीचे हो जाता है, वो क्वालिटी सब चली जाती है। तो ये चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिस्टम ड्रिवन तो होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस आपको सेट करने पड़ेंगे और आपको लोगों को कॉल लेने की फ्रीडम देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली दायरे में रह के कि क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम अलाउ करता है। और मल्टी सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास बैंडविड्थ बढ़ जाती है, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, जो मार्केटिंग है, वो अपने आप बढ़ जाता है। जैसे अगर आप हैदराबाद में ही हो, अगर हम हैदराबाद में होते हैं और हमने 10 कैफे हैदराबाद में ही खोले थे, तो हम हैदराबाद तक लिमिटेड होते हैं। बट अब आजकल ना इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहा है, बहुत घूम रहा है। हैदराबाद तक क्राउड दिल्ली आता है, दिल्ली हैदराबाद जाता है, बहुत जगह जाता है। तो हमने हैदराबाद के बाद कैलकाटा खोला, कैलकाटा के बाद दिल्ली खोला, तो ये 3 शहर हमारे हो गए। अब इन 3 शहर में हमारी इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई कि ये बिजनेस जो है अपने आप एक दूसरे को हेल्प करता है। पहला रेफरल टाइप का सिस्टम काम करने लगता है। एम्प्लॉयमेंट में भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे अभी हमारे पास डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट है। जैसे हमारे पास हैदराबाद के भी हैं, कैलकाटा के भी हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, तो और सब लोग मूव करते रहते हैं आपस में, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है। प्रोसेस सेट करना बहुत ज़रूरी है। और क्या है ना कि बिजनेस अभी इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, तो और हम भी यंग हैं, हम भी घूम सकते हैं, भाग सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हमने इस समय पे अगर हमने नेशनल ब्रांड बना लिया, अगर हमने मल्टी सिटी ब्रांड बना लिया, मल्टी सिटी लोकेशंस खोल ली, तो आप बहुत इजी हो जाता आगे जाके काम करना। और क्या होता है कि अगर आपने एक ही शहर में 4-5 या 10 खोल लिया, ठीक है, वो ऑल्सो इट वर्क्स वंडर्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट क्या होता है कि हमारा जो खेल है वो पूरा एक्सक्लूसिविटी का है। हम एक आउटलेट बनाते हैं जो बड़ा हो, जो आप 5 कैफे खोल के बिजनेस कर सकते हो, हम एक कैफे से वो बिजनेस करते हैं। तो हमारे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हम मल्टी सिटी को एक्सप्लोर करें, और प्रोसेस एंड एसओपी सेट करने से ना चीजें काफी इजी हो जाती हैं। जो कोई यंग अपना कैफे या इस बिजनेस में घुसना चाहता है, ऐसी 2-3 टिप्स या ऐसी 2-3 चीज़ों का जो उसको ख्याल रखना चाहिए बिफोर ही एंटर्स द बिजनेस? मोटा मोटी हमने तो सब कवर कर ही लिया है, ठीक है, बट अगर इसको समराइज करना है तो पहली तो आप अपनी कॉस्टिंग जो है प्लीज देख के चलिए कि कॉस्टिंग जो है आपकी वो सही होनी चाहिए, बिकॉज पूरा का पूरा खेल बिजनेस का है, गणित का खेल है, मैथ्स का खेल है। अगर आपकी कॉस्टिंग सही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप अपनी यूएसपी डिफाइन करो कि आपकी यूएसपी क्या है। आप अपने अंदर झांक के देखो और आप पता करो कि आप क्या करना चाहते हो। हो सकता है मैं कॉफी कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा आदमी चॉकलेट कर रहा है, कोई तीसरा आदमी चीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको, मैं कॉफी कर रहा हूँ तो आपको भी कॉफी करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि आपको क्या करना है, वो बहुत जरूरी है। आप अपने आप से सवाल करो, जितना आप अपने आप से सवाल करोगे उतना आपको फायदा होगा। और तीसरा,
क्वालिटी पे फोकस रखो। अगर क्वालिटी पे आपने कंसिस्टेंट रखा हुआ है, हाँ मतलब आप ना खराब ही बनाओ, बट आप कंसिस्टेंटली खराब बनाओ। ऐसा नहीं है कि आज आपने खराब बना दिया, कल बहुत अच्छा बना दिया, फिर परसों खराब बना दिया। अगर आप अच्छा बना रहे हो तो कंसिस्टेंटली अच्छा बनाओ, खराब बना रहे हो तो कंसिस्टेंटली खराब बनाओ, मतलब लिटरली खराब मत बनाओ। बट मैं कह रहा हूँ अगर एवरेज आप बना रहे हो तो आप एवरेज ही बनाओ। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि अमूल की जो बटर है, अमूल की जो चीज है वो बेस्ट है, बट वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, और हमको खाने में मजा आता है, ठीक है, तो वही पॉइंट है। तो ये 3 चीजों का, 4 चीजों का आप ध्यान रखोगे, आई थिंक you're good to go। एंड प्लीज एक और बात, शॉर्ट टर्म मत करो, ये बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म करना है स्टॉक ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, बस इसमें मत आओ। आई थिंक हाँ, ये सब प्रॉफिट पैसा ये सब कंपाउंड होता है ओवर 10 ईयर 15 ईयर पीरियड, और वो होता है। एंड फाइनल मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि एक बिहार का लड़का 6,000 रुपए की नौकरी से शुरू करता है, ऑफकोर्स बहुत साल मेहनत करी, सेविंग्स किया, सीखा, बट अब इस स्टेज में आ गए कि यार 10 कैफेज हैं, 4 सेपरेट ब्रांड्स हैं, 60 करोड़ का रेवेन्यू होगा इस साल, इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगा। तो ओवरऑल आप ये जर्नी को कैसे देखते हैं, एंड क्या मंत्रास रहे जिसकी वजह से आप अभी इतने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं ऑडियंस के लिए स्पेशली? क्योंकि ये स्पेशली मैं मुझे कि बहुत लोग हमारे टियर 2 टियर 3 टाउन से वो सिर्फ सपने देखते हैं, बट आपने क्योंकि जिया है तो इसीलिए। मतलब पहले तो ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है मेरे ऊपर, मैं मानता हूँ, ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा बहुत रही है। और मतलब ज्यादा आप ना महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि कभी भी रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इससे ये मिलेगा, आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। जैसे वो कहते हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि तुम इतने काम क्यों रहते हो, कहते हो कि मैं रिजल्ट नहीं सोचता हूँ, मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूँ कि प्रोसेस कैसा है, उसके ऊपर फिर जो मिलता है सही है। तो आप काम करते रहिए, ड्रीम बिगर, बड़ा सोचिए। जब तक आप जितना ज्यादा बड़ा नहीं सोचेंगे ना, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। छोटा सोचेंगे तो फिर उससे कम ही मिलेगा। तो आप बड़ा सोच रखिए, ठीक है, धीमे धीमे काम करते रहिए, प्रोसेस पे एंजॉय कीजिए, फोकस रखिए, मजे करते रहिए लाइफ में। मतलब फन नहीं रुकना चाहिए, आप काम करें, पढ़ाई करें, हाँ फन तो मारना है आपको, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, ताकि वो मतलब अगर आपको किसी दिन आपके रेस्टोरेंट में गटर भी खराब हो गया, अगर आपको गटर के अंदर उतर के उसको साफ करना है, उसमें भी एंजॉय कीजिए। मतलब पेनफुली मत कीजिए कोई भी काम, फन मारते हुए कीजिए, ड्रीम बड़ा रखिए और प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मतलब आप रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक दो चीजें सीखने को मिली। मेन तो ये कि जैसे कैफे या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एटलीस्ट 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, पीपल और प्रोसेस। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो आई थिंक ये 3 चीज़ों पे अगर आपने फोकस किया, वो अपने आप ही पैसा, प्रॉफिट सब कुछ चल जाएगा। एंड दूसरा जो आपने ड्रीम से रिगार्डिंग बोला कि अगर आप स्टार्स के लिए एम करते हो तो अगर आप फेल भी हुए तो मून तक तो पहुंच ही जाओगे, बट ऐसा नहीं कि मून तक ये सब पहुंचे एक ग्राउंड पे, तो स्टार्स तक तो एटलीस्ट एम ड्रीम करो। बिल्कुल ड्रीम बिग। मतलब यार, मतलब इमेजिनेशन आपका है, माइंड आपका है, दिमाग आपका है, आप कुछ भी सोचो, सोचने में कोई बुराई नहीं है। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी सोचने की आजादी है, आप बड़ा सोचो और देन फिर मेहनत करो, नॉलेज, जैसे कि बोला, नॉलेज लाओ, फिर लक्ष्मी आएगी। सरस्वती का वास कर लो अपने पास। अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो थैंक्स निशांत यार, आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड होपफुली आप सबको वीडियो काफी पसंद आई होगी। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया यार, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ, एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ जो कैफे खोलना चाहते हैं उन सबके साथ जरूर शेयर करना। आगे हम ऐसे ही एक और जबरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ मिलेंगे आपको। एंड निशांत, होपफुली आप और एक्सपैंड करें एंड ऐसी एक्सपीरियंस हम सबको प्रोवाइड करें। थैंक यू।